सबके साथ बैठकर कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगा। लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आई। तेजू ने उस लड़की को एक बार देखा, लेकिन अचानक उसकी आंखें थम गईं और उसने पलटकर भृगु से बात करती हुई लड़की को देखा। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि इस देश की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस आयशा थी, जो पहले भी भृगु को जोधपुर में मिली थी। आयशा ने जैसे ही भृगु को देखा, वो काफी खुश हुई और तुरंत आकर उससे मिली। भृगु भी उससे मिलकर काफी खुश था। उसने पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हारे शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी। आयशा ने हंसकर कहा, आप जैसे इतने बड़े डॉक्टर के हाथ लगाने के बाद आखिर मुझे क्या हो सकता है? आपके हाथों में जो कमाल है वो किसी और के हाथों में कभी हो ही नहीं सकता। आपने तो मेरी लाइफ खराब होने से बचाई है। वैसे इतने दिनों बाद आपको यूं देखकर काफी अच्छा लगा। वैसे तो मैं आपके बारे में खबर रखती हूँ। भृगु ने कहा, फिर तो तुम्हें मेरी और जानवी की शादी की खबर भी मिली होगी। आयशा ने दिल पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल मिली है और ये मेरा दिल टूट चुका है। फिर उसने जोर से हंसकर कहा, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और अगर फिर कभी जोधपुर आई तो आप दोनों से जरूर मिलूंगी। तेजू भृगु और आयशा को बिछड़े हुए दोस्तों की तरफ बातें करते हुए देख बहुत ज्यादा हैरान थी। इसलिए आयशा के जाते ही वो फटाक से भृगु के पास आई और उसने साफ साफ पूछा, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। भृगु ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मतलब? भैया नाटक मत करो। ये जो लड़की अभी आपसे इतना हंस बोल रही थी, आप जानते हो ना कि वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो एक फिल्म स्टार है और वो भी बहुत बड़े दर्जे की स्टार है। वो किसी भी अरे गरे इंसान से बात नहीं करेगी। लेकिन मैंने आप दोनों को बात करते हुए देखा, इसलिए मुझे सच बताओ कि आप कौन हो और आप उसे कैसे जानते हो? भृगु तेजू की उलझन समझ रहा था और उसने तय किया था कि वो अभी उसे कुछ नहीं बताएगा। इसलिए भृगु ने बात घुमाते हुए कहा, मैं तेरा भाई हूँ और ये मेरा सच है। जहाँ तक आयशा की बात है, मैंने एक बार उसकी मदद की थी और उसकी एक बीमारी को ठीक किया था। इसी वजह से वो मुझे मानती है और यहाँ हम इतने समय बाद मिले थे तो वो खुश होकर मुझसे मिलने आई थी। तेजू ने पूरी बात ध्यान से सुनी और इस पर शक करने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। ये तो वो भी जानती है कि भृगु कितना अच्छा डॉक्टर है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब भृगु भी थोड़ा सतर्क हो गया था। पर कॉन्सर्ट के बाद जब सभी लोग डिनर पार्टी में गए तो वहां सिर्फ दिल्ली और आसपास की बड़ी बड़ी हस्तियां ही मौजूद थीं। वहां कई ऐसे लोग मौजूद थे जो भृगु को पहचानते थे और बारी बारी उससे मिलने आ रहे थे। कोई आकर भृगु के चिकित्सा पद्धति की तारीफ कर रहा था तो कोई आकर उसकी युद्ध कला को सराह रहा था। कुछ लोगों ने तो आकर भृगु को उस्ताद कहकर भी पुकारा, जिसे भृगु ने नकारने की कोशिश की। लेकिन तभी उदयपुर का कोई बड़ा आदमी वहां पहुंचा था जो भृगु से मिलने पहुंचा। उसने आते ही भृगु के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, अरे उस्ताद जी, आप अपनी जगह को छोड़कर यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? सच कहें तो आपके बिना पूरा उदयपुर बहुत ही सूना सूना हो गया है। आपने आखिर जो काम किया था, जहाँ आपने उन चारों परिवारों को हार की धूल चटाई थी, उसके चर्चे तो अब तक पूरे उदयपुर में होते हैं। अब तो आप लौट आइए और अपना साम्राज्य संभालिए। भृगु ने जैसे तैसे उस आदमी को खुद से दूर किया और उसने चारों ओर देखा। दरअसल भृगु को तेजू की ही चिंता थी, लेकिन भृगु जैसे ही पलटा, उसने तेजू को पीछे खड़ा हुआ देखा। तेजू का चेहरा बिल्कुल मायूस था और उसकी आंखों में गुस्से की वजह से पानी भी भर आया था। भृगु को देखते ही वो तुरंत पलटकर वहां से जाने लगी, लेकिन भृगु ने उसे रोका और सबसे दूर कहीं कोने में ले गया। तेजू ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, भैया छोड़ो मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ अब आपका झूठ सुनते हुए बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैंने तब से इतना कुछ सुना है और हर बार मैंने आपको अपनी बात कहने का मौका दिया, लेकिन हर बार कोई नई कहानी बताकर आपने मेरे भरोसे का मजाक ही उड़ाया है। आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं तो किसी भी बात पर यकीन कर लेंगे, या आपको हम उस काबिल ही नहीं लगते हैं कि आप हमें अपना सच बता पाओ? भृगु को भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसने एक आखिरी बार तेजू को टोकने की कोशिश की। उसने कहा, तेजू तू गलत समझ रही है। पर तेजू अब गुस्से में बोली, अभी भी आप मुझे ही गलत बोल रहे हो। भैया मैंने आपकी और उस आदमी की पूरी बात सुनी है और मैं समझ गई हूँ कि आप खुद को जितना आम दिखाने की कोशिश कर रहे हो उतने आप हो नहीं। वैसे अगर आपको हमें कुछ बताना ही नहीं है तो जाने दो। मुझे भी अब न कुछ पूछना है और न कुछ जानना है। भृगु इतने दिनों बाद अपने परिवार को पाकर खुश था और किसी भी हाल में फिर से उन्हें खोना नहीं चाहता था। वो जानता था कि तेजू चीजें समझ चुकी है, इसलिए उससे बातें छुपाकर अब कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भृगु ने कहा, अगर मैं तुझे कहूँ कि मैं यहाँ के खत्री परिवार को जानता हूँ और उनकी मदद से मैंने ये सब करवाया है, तो क्या तू मेरी बात मानेगी? तेजू ने चिढ़कर कहा, आपको लगता है कि आप
अब भी मुझे ये सब फालतू वजह बताओगे और मैं मान लूंगी? मैं अब सीधे घर जाकर पापा से सब कहने वाली हूँ और फिर आप उन्हीं को जवाब देते रहना। तब भृगु ने उसे समझाते हुए कहा, तेजू, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तकलीफों से दूर रखना चाहता हूँ। मैं अब कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मेरे बहुत से दुश्मन हैं और मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से काफी लोग मेरे और मेरे अपनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं जोड़ना चाहता हूँ। तेजू, मामा जी और मामी ने पहले ही मेरे परिवार की वजह से बहुत कुछ झेला है और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भागते हुए और डर में बितानी पड़ी है। अब जाकर तुम लोगों की जिंदगी में थोड़ा ठहराव आया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसमें फिर कोई परेशानी आए। तेजू ने भृगु के दिल का हाल समझते हुए कहा, लेकिन भैया, पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपका परिवार हमारा भी परिवार है और आप हमारे अपने हो। हमने इतने सालों तक आपको मरा हुआ सोच लिया था, लेकिन आपके हमारी जिंदगी में लौटने से हम सब बहुत खुश हैं। फिर आपको भी हम पर यकीन रखना चाहिए। भृगु ने एक गहरी सांस लेकर कहा, दरअसल मैं इससे पहले उदयपुर में रहता था और वहां सब मुझे उस्ताद के नाम से जानते हैं। मेरा नाम सिर्फ डॉक्टर या चिकित्सा के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि मैं एक बड़ा योद्धा भी हूँ। तेजू, आज मैं लाचार कमजोर इंसान नहीं, बल्कि मेरे पास पैसे और ताकत की कोई कमी नहीं है। आज उदयपुर में हर इंसान जितनी मेरी इज्जत करता है उसे मैंने अपने कामों से कमाया है। लेकिन हाँ, जो मेरे दुश्मन हैं वो आज मेरे नाम से कांपते भी हैं। तेजू बड़ी बड़ी आंखों से भृगु की सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचकर कहा, अब मुझे समझ आया कि शेरगिल, सिंघानिया जैसे लोग यूं दुम हिलाते हुए हमारे कदमों में कैसे आकर गिरे। भाई, आप तो कमाल हो, इतना कुछ करते रहे और किसी को खबर भी नहीं लगने दी। भृगु ने हंसकर कहा, लेकिन तेरी जासूस नजरों ने तो मुझे पकड़ ही लिया था ना। तेजू भी हंस पड़ी और बोली, हाँ वो तो है, क्योंकि मेरी नजरों से कोई भी बच नहीं सकता है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो उसने पूछा, वैसे भैया, अगर आप इतने ही बड़े और खतरनाक इंसान हो तो आपने अपने दुश्मनों को अभी तक क्यों नहीं ढूंढा? भृगु की आंखों में जैसे एक अफसोस भर आया। उसने कहा, तेजू, मैंने उन लोगों को तो खत्म कर दिया है जिन्होंने हमारे परिवार पर वो हमला किया था, लेकिन अभी भी एक इंसान बचा है जो इन सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक है और जिसने इस हमले की साजिश रची थी। मैं दिल्ली यहाँ अपने परिवार के अलावा उस आदमी को भी ढूंढते हुए आया था, लेकिन अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। मैं ये सब बातें तुम्हें बताकर तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी मामी अभी भी इतना डरती है और अगर उन्हें ये सब पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगी। तेजू, भृगु की आंखों में उसके परिवार को लेकर चिंता साफ देख सकती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं उसकी कद्र भी करती हूँ। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और ये सिर्फ हमारा सीक्रेट होगा। भृगु ने तेजू को गले लगाकर कहा, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। कॉन्सर्ट के बाद भृगु जब मुगल कॉम्प्लेक्स वापस पहुंचा तो उसने उस बूढ़े आदमी को एक रॉकिंग चेयर में बैठकर तरबूज खाते हुए देखा। वो बड़े मजे से तरबूज खा रहा था और चेयर में घूमते हुए आंखें बंद करके ठंडी हवा का मजा ले रहा था। उसने आंखें बंद रखते हुए ही कहा, स्पीड बढ़ाओ, पैर अभी भी पूरा घूम नहीं रहा है। पूरा पैर नहीं रखना है, सिर्फ टिप पर रखना है, इसलिए तो स्पीड नहीं है। अगर इसी तरह से करती रही तो कब खत्म करोगी? मिली आखिर बैठ गई क्योंकि उसके पैर के नीचे छिल गया था। वो अपने पैर को सहला रही थी क्योंकि अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, आपने इतने राउंड्स करने बोले हैं तो मैं क्या करूं? मैंने शुरू में पूरे स्पीड से किक मारे थे, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलकर मिली को देखते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम ही बता दो कि मैं तुम्हें कितने राउंड्स करने को बोलूं, क्योंकि चीजें तो तुम्हें ही पता है, मैं तो यहाँ झक मार रहा हूँ। उस आदमी ने फिर अपने आप में ही ताना कसते हुए कहा, शरीर में जान है नहीं, दिल में हिम्मत नहीं है और ऐसे लोग खुद को योद्धा कहलाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही ट्रेनिंग चलती रही तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने वो बटर चिकन खिलाने की बात नहीं कही होती तो तुम जैसे लोगों को मैं देखता भी नहीं। ये ताने मिली को बर्दाश्त नहीं हुए। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर उठकर खड़ी हुई। उसने अपने पैरों को एक बार देखा, लंबी सांस ली और फिर से किक मारने की प्रैक्टिस शुरू की। अपनी दादी से किया वादा मिली के आगे बढ़ने की प्रेरणा है। वो चाहे शरीर से जितनी भी थक जाए, लेकिन उसने तय किया है कि वो अपने मन को थकने नहीं देगी। मिली को जल्द से जल्द एक अच्छा योद्धा बनना ही है और इसके लिए वो अपना जी जान लगा रही है। तभी उस बूढ़े आदमी की नजर वहीं खड़े भृगु पर पड़ी जो उसकी ओर ही देख रहा था। उस बूढ़े आदमी ने भृगु से पूछा, तुम दोबारा यहाँ गए? कुछ काम था क्या? वैसे आई ही हो तो बता दो कि मेरे ये घाव कब तक ठीक होंगे? तुमने तो कहा था कि जल्दी हो जाएंगे, फिर इतना समय क्यों लग रहा है? भृगु ने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर कहा,
मैंने कहा था कि जल्दी नहीं बल्कि थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको भी धीरज रखना होगा। हर चीज तुरंत नहीं होती है, बल्कि किसी चीज को पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है और उसे वो वक्त देना जरूरी भी होता है। फिर भृगु ने मिली की ओर इशारा करके पूछा, वैसे आप इसके मास्टर कब से बन गए? वो बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। उसने अपने मुंह में रखे बीज को फेंका और कहा, पागल हूं जो मैं इसका मास्टर बनूंगा। अरे इस लड़की को मैंने देखा है, इसमें यह काबिलियत ही नहीं है कि ये मेरी शिष्या बन सके। ये बात अब मिली के मन को छू गई। इतना तिरस्कार सुनकर उसने कहा, आपको नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूं? तो क्या आप मेरे साथ यहाँ मजाक कर रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भृगु ने उस आदमी से कहा, मुझे लगता है कि आपको इस लड़की में कोई बात नजर आई है और आप इसे अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये अपना कमाल दिखा सकती है। उस बूढ़े आदमी ने दबी आवाज में कहा, कमाल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, खाना जरूर बना सकती है। लेकिन भृगु की बातों का मिली को कुछ और ही मतलब समझ आया। उसने रोते हुए भृगु से कहा, तो भृगु जी, आप भी मुझे अपनी शिष्या के रूप में नहीं चाहते हैं, इसलिए आप मुझे इनके सर पर थोप रहे हैं, जिन्हें मुझसे कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, अगर आपको भी मुझसे इतनी ही परेशानी है तो फिर मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। क्या भृगु मिली के लिए वाकई में कोई दूसरा मास्टर चाहता है? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु को मिली का यूं रोना समझ नहीं आया। उसने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मास्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और तुम फिर भी खुश नहीं हो। ये जो आदमी है, ये शायद तुम्हें दिखने में कमजोर लग रहा है, लेकिन असल में ये एक शक्तिशाली योद्धा रह चुका है और तुम्हें आगे बढ़ने में काफी मदद कर सकता है। ये तुम्हें अर्चंडी जाति से लड़ने की तकनीक भी सिखा सकता है। भृगु बात कर ही रहा था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी नजर सीधे दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे से नजर घुमाकर उसने उस बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन भृगु हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त वो बूढ़ा आदमी भी दरवाजे को ही देख रहा था, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। भृगु और उस बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे के दूसरी तरफ बंगलों का गार्डन था, जहां भृगु को कोई भी नहीं दिखा। भृगु अभी भी काफी सतर्क होकर चारों ओर देख रहा था, लेकिन किसी को वहां न पाकर खुद भी थोड़ा हैरान था। लेकिन ठीक इसी वक्त बंगलों का मुख्य द्वार खुला और वही दो लोग अंदर आए जो कुछ दिनों पहले उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहे थे। अंदर आते ही उन दोनों आदमियों के चेहरे पर भी एक सतर्कता साफ नजर आ रही थी, लेकिन अपने सामने भृगु को खड़ा हुआ देखकर वो दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर बोला, तुम यहाँ रहते हो? भृगु ने उन्हें घूरते हुए पूछा, उससे पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हो। उस आदमी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, हम अभी भी उस आदमी को ढूंढ रहे हैं और एक अनजान शक्ति हमें इस बंगलों की तरफ खींच कर लाई है, किसी शक्तिशाली योद्धा का घर समझकर। हमने तो उसी आदमी के यहाँ होने की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ तो तुम मौजूद हो। वो आदमी भृगु को भी अच्छी तरह से सर से पैर तक देख रहा था, जैसे भृगु को आंकने की कोशिश कर रहा हो। ये बात भृगु की आंखों से छुपी नहीं थी। भृगु ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके आसपास नहीं था। तभी दूसरा आदमी भी उस गार्डन में हर तरफ जाकर देखने लगा और कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम इतने गलत कैसे हो सकते हैं। जिस तरह से उस शक्ति ने हमें इस घर की राह दिखाई थी, उससे तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमें आज तो वो आदमी जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वो नजर तो नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, पर उसके होने की संभावना लग रही है। भृगु को ये छानबीन अच्छी नहीं लगी और वो उस बूढ़े आदमी को भी बचाना चाहता था। इसलिए भृगु ने भी आगे बढ़कर कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कौन चाहिए या क्या चाहिए, लेकिन यहाँ आकर यूं मेरे घर में घुसकर छानबीन करने की इजाजत मैंने तुम लोगों को नहीं दी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों यहाँ से अभी निकलो। भृगु की यह धमकी उन दोनों आदमियों को सहन नहीं हुई। वो एक बहुत बड़े ग्रुप के योद्धा हैं और कोई उन्हें ऐसे धमकाए ये वो मान नहीं सकते थे। इसलिए उनमें से एक ने कहा, अगर हमने कुछ महसूस किया है तो वो गलत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हमें यहाँ किसी बड़ी शक्ति के होने की गुंजाइश लग रही है तो हम छानबीन जरूर करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता है। उस आदमी ने अपने दूसरे साथी से कहा, हर एक कोने में अच्छे से देखो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसका साथी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी भृगु ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो एक कदम भी आगे रख कर दिखाओ। ये मेरा घर है और मेरी इजाजत के बिना तुम इससे आगे जा भी नहीं पाओगे। भृगु की आंखों में उसका इरादा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था।
वो एक दीवार की तरह उस आदमी के सामने खड़ा हो गया था। उस आदमी ने भृगु को लांग कर जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तभी उसने गुस्से में आंख दिखाते हुए कहा, मैं ड्रैगन ग्रुप का सदस्य हूं। हम पहले मारते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। हमने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत ही बुरा होगा। भृगु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या किस ग्रुप के सदस्य हो, लेकिन इस लकीर को लांघने की इजाजत तुम्हें नहीं है। एक तो मेरे घर में खड़े हो और मुझे ही धमका रहे हो। यह मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए तुम भी अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर रखना। अचानक ही भृगु और वो आदमी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों ने लड़ना शुरू किया और दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। वो आदमी खुद को जितना माहिर समझ रहा था, भृगु के सामने वो उतना खुद को साबित नहीं कर पाया। कुछ देर ऐसे ही लड़ने के बाद वो एकदम से रुका और उसने भी भृगु को हाथ से रुकने का इशारा किया। भृगु लाइट की रफ्तार से ऐसे घूम रहा था कि उसका हाथ देखते ही भृगु ने खुद के शरीर में कसकर ब्रेक लगाया। भृगु अभी भी उसको घूर ही रहा था और बोला, अगर मुझे पार करके जाना चाहते हो तो उसके लिए मुझे हराना पड़ेगा, और वो इतना आसान नहीं होगा, ये मैंने देख लिया है। उस आदमी ने कहा। उसका साथी भी हैरान था, क्योंकि उसने भी भृगु को लड़ते हुए देखा था और उन लोगों ने भृगु के इतना काबिल योद्धा होने की तो उम्मीद ही नहीं की थी। दूसरे आदमी की अब आवाज थोड़ी बदल गई थी और उसने इज्जत दिखाते हुए भृगु से कहा, तुम इतने कम उम्र में इतने काबिल योद्धा हो, लगता है कि तुम भी किसी बड़े दल के सदस्य हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी शक्ति को और बढ़ाने में दिलचस्पी हो तो तुम आकर हमारे दल से जुड़ सकते हो। भृगु ने बिना वक्त गंवाए कहा, मुझे ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग पहले तो मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर आए हो, फिर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर में झांकने की कोशिश कर रहे हो, और अब मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करना चाहते हो। मुझे लगता है कि इससे पहले तुम कुछ और ऐसी गलत बात करो या गलत हरकत करो, उससे पहले तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दोनों आदमी भृगु को ही देख रहे थे। उन्हें ऐसे बेइज्जत होकर जाना बर्दाश्त नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि वो भृगु की ताकत को आजमाने में भी कतरा रहे थे, इसलिए वो वहां से निकल गए। उन्हें जाते देखकर भृगु ने भी चैन की सांस ली। वो उस आदमी से लड़ते हुए समझ गया था कि उस अकेले को हराना भी काफी मुश्किल था, और अगर वो दोनों भृगु से एक साथ लड़ पड़ते तो शायद भृगु उन्हें हरा नहीं पाता। उनके जाते ही अचानक से वो बूढ़ा आदमी वापस वहां आ गया। भृगु ने उसे देखकर अजीब चेहरा बनाया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने ही कहा, मैं उन लोगों से लड़ने से नहीं डरता, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों मेरे साथ लड़ने के काबिल ही नहीं है। आखिर भृगु ने भी पूछ लिया, अगर ऐसी ही बात है और तुम इतने ताकतवर हो तो तुम उनसे डरकर यहाँ क्यों छुपे हुए हो? न मेरे सवालों का ठीक से जवाब देते हो और न मेरी कोई मदद कर रहे हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? उस बूढ़े आदमी ने भी जोश में कहा, मेरी तुलना इन लोगों से करने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं पहले योद्धा गुरु के लिस्ट में रह चुका हूँ। भृगु इतने वक्त से मार्शल आर्ट्स की दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह शब्द उसने पहली बार सुना था। पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई बड़ी बात है जिस पर उस बूढ़े आदमी को काफी नाज भी है। इसलिए उसने दोबारा उस बूढ़े आदमी से पूछा, योद्धा गुरु ये क्या होता है? लेकिन इस बार उस बूढ़े आदमी ने और कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। जब उसने भृगु की ज्यादा मदद नहीं की तो भृगु ने हरीश को फोन करके इस लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए कहा। अगले दिन हरीश जैसे ही भृगु से मिलने आया, उसने गौर किया कि भृगु बहुत बेसब्र होकर उसका इंतजार कर रहा था। भृगु ने हरीश को देखते ही अपने सवालों की लड़ी छोड़ दी और पूछने लगा, क्या पता चला? कौन लोग हैं इस लिस्ट में? हरीश ने भी बिना समय गंवाए बताया, उस्ताद ये जो लिस्ट है ये एक काफी खास लिस्ट है, जिसे योद्धा गुरु लिस्ट के नाम से भी लोग जानते हैं। ये लिस्ट सिर्फ योद्धाओं के लिए ही होती है, जिसका परिणाम एक मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता तय करती है। यह प्रतियोगिता हर 3 साल में होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैंने आज तक खुद कभी इसका जिक्र भी नहीं सुना था, और बाहरी दुनिया में वाकई में इसका जिक्र करवाना किसी भूत के बारे में बात करने के बराबर था। हर कोई अपना मुंह बिल्कुल बंद करके बैठा हुआ था। भृगु पूरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने फिर पूछा, लेकिन हरीश भाई आखिर ये इतना खुफिया क्यों है? क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तो ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताएं होती ही रहती हैं, और लगभग हर कोई जो इस विषय में शौक रखता है वो इनके बारे में जानता भी है। तब हरीश ने कहा, लेकिन उस्ताद तभी तो ये बाकी सबसे बहुत अलग है। इसमें भाग लेने वाले लोग सब श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनका मुकाबला तो मामूली लोगों से है ही नहीं। वो अपने आप में ही बहुत बड़ी हस्तियां हैं। और उस्ताद
जब मैंने पुराने लिस्ट के बारे में जानने की कोशिश भी की तो मुझे सिर्फ सन्नाटा ही मिला। भृगु कुछ सोचने लगा और उसने अचानक बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों के साथ पूछा, हरीश भाई, क्या आपको लगता है कि रमन लोहिया शायद कभी इसी लिस्ट में शामिल रहा होगा? क्या आप उसके बारे में कोई जानकारी निकाल पाए? हरीश ने अब हताश होकर सर हिलाया और कहा, नहीं उस्ताद, मैंने इस मामले में जितनी भी कोशिश की सारी नाकाम रही। लेकिन एक बात तो है कि जैसा आपने बताया था कि वो आज से सालों पहले बहुत बड़ा मास्टर था, तो यह मानना इतना भी गलत नहीं होगा कि शायद रमन लोहिया भी इस लिस्ट का हिस्सा रहा होगा। लेकिन ये तो फिर बरसों पुरानी बात हो गई। तब भृगु ने हैरान होकर पूछा, और जब कोई इस लिस्ट से भी ऊपरी ताकत हासिल कर लेता है तब क्या होता है? तब वो इंसान क्या कहलाता है? हरीश की भी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, उस्ताद, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? भृगु के दिमाग में कुछ बातें बहुत तेजी से चल रही थी, जैसे वो कुछ चीजों का तालमेल बिठा रहा हो। उसने कहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि रमन लोहिया अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रह गया है और ना ही वो सिर्फ एक गुरु है। उसने तो गुरु की पदवी इतने सालों पहले ही हासिल कर ली थी। और अगर वो इतना ही शक्तिशाली योद्धा रहा है, इसका मतलब कि उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी होगी। जिसका मतलब यही है कि आज की तारीख में रमन लोहिया ने शायद वो जगह हासिल कर ली है जिसका सपना हर एक योद्धा देखता है। हरीश को ये बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने कभी भृगु के तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी थी और ना उसे मार्शल आर्ट्स का इतना गहरा ज्ञान था। उसके लिए तो अब तक का सर्वोपरि योद्धा सिर्फ और सिर्फ भृगु ही है। इसलिए हरीश काफी हैरान हो गया। उसने पूछा, तो उस्ताद, इस बात का क्या मतलब है? आप तो उससे लड़ सकते हैं ना? लड़ तो सकता हूँ, लेकिन शायद जीत नहीं पाऊंगा, भृगु ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। हरीश हंस पड़ा, क्योंकि वाकई में उसके लिए यह हंसी की ही बात थी। उसने तुरंत कहा, उस्ताद, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके सामने कोई और टिक सके? आज तक मैंने आपके जैसा कोई दूसरा योद्धा न देखा है और न मुझे लगता है कि कभी देखूंगा। भृगु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हरीश भाई, मुझे भी यही उम्मीद है। वैसे आपको उसके किसी शिष्य या उससे जुड़े किसी भी और इंसान के बारे में कुछ पता चला? हरीश ने उत्साह दिखाते हुए कहा, उस्ताद, शिष्य का तो पता नहीं, लेकिन मुझे किसी दूसरे के बारे में पता चला है जो इस मामले में हमारे काम आ सकता है। भृगु बेचैन होकर उस इंसान के बारे में जानना चाहता था। तब हरीश ने बताया, उसका नाम शिवांश है और सुनने में तो आया है कि वो रमन लोहिया का बेटा है। उसका भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफी नाम है। भृगु ने तुरंत अगला सवाल पूछा, तो कहाँ है वो? भृगु की आंखों में उसकी अगली चाल दिखने लगी थी। उसने कहा, हरीश भाई, बस अगर मैं किसी तरीके से उसके बेटे तक पहुंच जाऊं और उसे अपने कब्जे में ले लूं, तो फिर रमन लोहिया को अपने बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हरीश ने कहा, केरला, इस बार का मुकाबला भी वही होने वाला है। क्या भृगु इस बार अपने दुश्मन के करीब पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। मसीहा डॉक्टर के और ऐसे ही एपिसोड सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सुनते ही भृगु को लगा जैसे उसे एक दिशा मिल गई। अब वो कम से कम इतना तो जानता था कि उसे जाना कहाँ है। रमन लोहिया से मिलने के लिए भृगु कब से बेचैन बैठा है। इसी उम्मीद में तो वो दिल्ली आया था और अब इसी उम्मीद में वो अपनी जिंदगी के अगले सफर की ओर बढ़ना चाहता है। इसलिए उसने कुछ सोचकर फिर पूछा, हरीश भाई, हमारे पास कितना वक्त बचा है? हरीश ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, सुना है कि वो अगले 3 महीने में केरला में आयोजित होगी, लेकिन आप वक्त के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? भृगु ने मुस्कुराकर कहा, जब हमारी मंजिल हमें उस तरफ लेकर जाना चाहती है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। अब शिवांश वहां मिलेगा और वहां तक पहुंचने का जरिया है मार्शल आर्ट्स। लेकिन फिर भृगु ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं ये नहीं जानता कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी। वही योग्यता चाहिए होगी जिसकी आपके पास कोई कमी नहीं है। हरीश ने हंसकर कहा, वैसे भी उस्ताद, जो जरूरत होगी वो तो हम किसी भी तरीके से पूरी कर ही देंगे, इसलिए आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब भृगु ने भी हंसते हुए कहा, बस हरीश भाई, हर वक्त आपको मुझे इतना मक्खन मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मैं तो आपके लिए भी सोच रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता अगले 3 महीने में होने वाली है, तो हमारे पास तैयारी के लिए इतना भी समय नहीं है। अगर आप अब भी अपनी प्रैक्टिस पर और थोड़ा ध्यान दोगे तो आप भी इसमें मेरे साथ भाग ले सकते हो। आपके होने से मुझे भी मदद मिलेगी। हरीश को थोड़ी शर्म सी आ गई। भृगु अक्सर उसे प्रैक्टिस के लिए कहता रहता है, लेकिन हरीश किसी न किसी कारण से
अपनी प्रैक्टिस पूरे मन लगाकर नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने भृगु की बात सुनकर हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है उस्ताद, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वैसे भी आप तो जानते हैं कि मैं कभी आपको निराश नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर भृगु को अच्छा लगा। धीरे धीरे भृगु का वक्त दिल्ली में यूं ही गुजरता चला गया। वो अपनी प्रैक्टिस, रमन लोहिया की जांच पड़ताल और फैक्ट्री के कामों में बिजी रहता था। वहीं जानवी ने समर्थ ग्रुप का काम भी बखूबी संभाला हुआ था। जानवी के आने के बाद भृगु ने अब अपनी इस बड़ी सी कंपनी का बोझ अपने कंधों से हटाकर जानवी को सौंप दिया था और वो भी उसे भली भांति संभाल रही थी। ऐसे ही एक दिन भृगु अपने मामा के घर पर पहुंचा, क्योंकि उन्होंने भृगु को किसी खास कारण से घर बुलाया था। भृगु के बार बार पूछने पर भी उन्होंने उसे घर बुलाने की वजह नहीं बताई थी, लेकिन इतना जरूर कहा था कि कोई बहुत ही खास बात है। भृगु जैसे ही घर पर पहुंचा तो तेजू उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हुए बोली, आइए जहांपनाह आइए, सब होशियार हो जाओ क्योंकि बादशाह भृगु पधार रहे हैं। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और उसने भृगु को आंख मारी, लेकिन भृगु उसे देखकर बार बार चुप रहने का इशारा करता रहा। भृगु ने कहा, मरवाएगी क्या? क्यों मेरा भांडा फोड़ना चाहती है? तेजू ने मुस्कुराकर शरारत भरे अंदाज में कहा, क्योंकि आजकल आप घर कम आते हो, मुझसे कम मिलते हो, और अब जब आए हो तो मुझे आपको इसकी सजा देनी थी। जरा मम्मी पापा को भी पता चले कि आखिर आपकी सच्चाई क्या है। तभी भृगु की मामी वहां आ गई और उन्होंने तेजू की बात का आखिरी हिस्सा सुन लिया और पूछा, क्या सच्चाई? किसकी सच्चाई? भृगु और तेजू दोनों ही घबरा गए, लेकिन तेजू ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो यूं ही भैया के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी। मामी ने भृगु से कहा, इस लड़की को तो पता नहीं क्या क्या खुराफात सूझता रहता है, लेकिन तुम बुरा मत मानना बेटा, आओ बैठो। भृगु ने बैठते हुए पूछा, वैसे मामी, मामा है कहाँ? उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कोई बहुत जरूरी काम है जिसके लिए आज आना ही पड़ेगा और अब खुद गायब हैं। तभी शक्ति बुंदेला खुश मिजाज होकर हंसते हुए बाहर आए और भृगु के साथ बैठे। उन्होंने कहा, क्यों भाई, अपने मामा की शिकायत कर रहा है? भृगु मुस्कुराकर बोला, आपने जिस तरह से बुलाया था मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन यहाँ आकर तो माहौल ही कुछ अलग सा लग रहा है। अब जल्दी बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? भृगु के मामा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को देखकर कुछ इशारा किया। तब भृगु की मामी बोली, देखो बेटा, जब तुम हमारे जीवन में लौटे थे, सच कहूं तो मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। दरअसल तुम्हें जिंदा देखने की तो खुशी थी, लेकिन ये सोचकर घबरा गई थी कि तुम्हारे लौटने से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। मैंने तो गलत ही सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि तुम तो हमारे जीवन में बस खुशियां और अच्छा भाग्य लेकर ही आए हो। तुम्हारी वजह से हमने बढ़ोतरी देखी है और आज तुमसे उसका एक हिस्सा बांटना चाहते हैं। भृगु मुस्कुराया और बोला, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? तभी उसके मामा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चेक भृगु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मेहनत का फल। लेकिन भृगु ने तुरंत मना करते हुए कहा, मामा जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जब आपको पैसे दिए थे तो इस उम्मीद से नहीं दिए थे कि आप मुझे वो लौटाओगे। पर उसके मामा ने बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, जानता हूँ कि तेरा इरादा बिल्कुल साफ और नेक था, लेकिन कंपनी और भावनाओं को अलग रखना चाहिए। ये तेरे पैसे हैं जो तूने डाले थे और जिसकी वजह से हमने मुनाफा कमाया है, तो अगर उस मुनाफे में हमारा हिस्सा है तो तेरा भी है ना। ये बस तेरा हिस्सा हम तुझे दे रहे हैं, इसलिए ना मत कहना। भृगु ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मामा जी, अभी भी आपके इस काम को इन पैसों की जरूरत है, तो आप इसे फिर से काम में लगाओ। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, मुझे आप हिस्सा देते रहना या नहीं भी देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तूने हमें सही समय पर सहारा दिया, फिर चाहे वो पैसों के रूप में हो या अच्छे लोगों के रूप में हो, जिन्होंने भी हमारे इस काम में काफी मदद की है। ये सब हमारे लिए काफी है, लेकिन तेरे पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। शक्ति बुंदेला की आंखों में गर्व दिख रहा था। भृगु और उसके मामा उस चेक को एक दूसरे की तरफ बढ़ाए जा रहे थे, जिसे देखकर तेजू ने हंसते हुए कहा, पापा, अगर भाई इतना ही कह रहे हैं तो आप इन पैसों को अपने पास ही रख लो, शायद वाकई में भाई को पैसों की जरूरत नहीं होगी। भृगु ने तेजू को आंख दिखाया, जिसे देखकर शक्ति बुंदेला ने भी अपनी बेटी से कहा, कैसी बातें कर रही है, आखिर ये भृगु के पैसे हैं तो उसके पास ही होने चाहिए ना, इन पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही हक है। तभी तेजू ने मस्ती में कहा, लेकिन उनको तो ये नहीं चाहिए। वैसे ये पैसे तो आपको भी नहीं चाहिए पापा, तो क्यों ना ये चेक आप दोनों मिलकर मुझे दे दो, जिसे मैं अपने तरीके से खुद पर खर्च करूंगी। तब भृगु तुरंत बोल पड़ा, अगर ऐसी बात है मामा जी, तो फिर तो ये चेक इसे बिल्कुल भी मत देना। भृगु अपने मामा के परिवार की खुशी और उनकी बढ़ोतरी देखकर बहुत खुश था। आखिर वो यही तो चाहता था कि अपनों के लिए
वो कुछ कर सके। आज उसके अपने माता पिता तो नहीं थे, लेकिन उसके मामा ने उसे दिल से अपनाया है और उतना ही प्यार दिया है जिसके लिए भृगु दिल से बहुत आभारी है। उन सब से मिलकर भृगु वहां से निकलने ही वाला था कि उसने तेजू को कुछ इशारा किया। तेजू भृगु के साथ बाहर आई, जहां भृगु ने कहा, तेजू, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला हूँ। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना। मेरे यहाँ ना होते हुए भी तुझे किसी बात की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तेजू ने भृगु से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसने भृगु को समझते हुए कहा, भाई आप बिल्कुल चिंता मत करना। अगर आप ये बात नहीं भी कहते तब भी मैं आपको कॉल करती। फिर भृगु ने थोड़ा रुक कर कहा, और अगर मैं समय रहते तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाया तो याद रखना कि शहर में तुम खत्री फैमिली के पास मदद के लिए जा सकते हो। वो कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे। यह बात सुनकर तेजू का मन थोड़ा उदास हो गया। भृगु से दूरी का एहसास होते ही उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई और मैं ध्यान रखूंगी। आपको भी हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जा रहे हो अपना काम अच्छे से पूरा करना और जल्दी लौट आना। दोनों भावुक होकर गले लगे। भृगु जब लौटकर मुगल कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो लगभग खाने का समय हो चुका था। उसे देखते ही मिली खुश होकर बोली, अरे भृगु जी, आप जल्दी आ गए। आइए, मैं खाना लगा ही रही थी। भृगु जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ पहुंचा, उसने वहां घर के बाकी लोगों को भी देखा और भृगु सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए उत्सुक था। जानवी आकर ठीक भृगु के पास ही बैठी और भृगु ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, जानवी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि मैं कब तक वापस लौटूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर अपना काम इसी तरह से संभालती रहो। भृगु की बात सुनकर जानवी को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे इसकी कोई खबर ही नहीं थी। आज सबके सामने यह बात जानकर जानवी थोड़ा उदास हो गई। उसने पूछा, तुम कहाँ जाने वाले हो? भृगु ने कहा, वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात करता रहूंगा और जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगा। भृगु जानता था कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ कितना खतरा है और इसी वजह से वो जानवी को सारी बातें नहीं बताना चाहता था। लेकिन जानवी ने इस बार कुछ और ही तय किया था। जानवी एकदम से उठकर बालकनी की तरफ चली गई। ये बात भृगु को अजीब लगी और वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। भृगु ने देखा कि जानवी बालकनी के एक कोने में खड़े होकर बाहर की ओर देख रही थी। भृगु ने उसे पीछे से पकड़ा और पूछा, क्या हुआ, भूख नहीं है क्या? जानवी ने एकदम से उसका हाथ छुड़ाया और भृगु की तरफ पलटकर बोली, इस बार मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि इस बार मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है और मैं जाऊंगी। मुझे इसमें कोई बहस नहीं चाहिए। जानवी का मूड काफी गंभीर था, जिसे देखकर भृगु को भी अजीब लगा। उसने चौंक कर पूछा, बाप रे बाप, इस बार तो तुम झांसी की रानी बन गई हो। लेकिन जानवी, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा पाऊंगा। जानवी इस बार बात को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने साफ पूछा, क्यों नहीं लेकर जा पाओगे? कारण बताओ। क्योंकि वहां बहुत खतरा है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन वहां जाने से पहले मेरे खुद के मन में 1000 सवाल हैं। फिर मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूँ? मैं सब जानते हुए भी तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। प्लीज समझा करो। जानवी ने भृगु का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, इस बार तुम मेरी बात समझो। भृगु, मैंने ये शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं बस पीछे बैठकर तुम्हारे लिए दुआ मांगूं और प्रार्थना करती रहूं, बल्कि मैं वहां जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। असली जीवन साथी का यही मतलब होता है। जितना मुश्किल तुम्हारे साथ वहां खड़े रहना होगा, उससे भी ज्यादा मुश्किल यहाँ कुछ ना जानते हुए तुम्हारा इंतजार करना होगा। भृगु, वैसे भी पहले की जानवी और आज की जानवी में बहुत फर्क है। मैं बदल चुकी हूँ। मैंने लड़ाई करना सीखा है और तुम्हारे साथ रहते हुए मैं अपनी ट्रेनिंग और अच्छे से कर सकती हूँ। मैं उदयपुर में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वो अच्छा लगता है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ दवाई के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ और तुम्हारी दवाई के लिए मैं काम कर भी सकती हूँ। भृगु, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा और मुझे मौका देना होगा, क्योंकि इस बार मैं पीछे बैठकर रोना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं वहां खड़े होकर अपने पति की बहादुरी अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे काम में आड़ा नहीं डालूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। भृगु स्तब्ध होकर खड़ा था। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो जानवी को कैसे मना करे, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा। क्या इस बार जानवी भृगु के इस नए सफर की हमराही बनेगी? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। जानवी ने तो इस बार भृगु के साथ जाने की जिद पकड़ ली थी और वो अपने इरादे में अटल थी। भृगु ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। जानवी अब हर पल भृगु के साथ ही रहना चाहती थी।
इसलिए आखिर भृगु को भी मानना पड़ा और उसने जानवी को साथ लेकर जाने का फैसला किया। जानवी और भृगु खुशी खुशी अंदर आए और दोबारा सबके साथ खाना खाने बैठे। जानवी ने आते ही सबको चहकते हुए कहा, मैं भी भृगु के साथ जाने वाली हूँ। और जानवी ने प्यार से भृगु की ओर देखा। तभी भृगु ने साथ में बैठे बूढ़े आदमी को देखा और कहा, अरे आप भी तो शायद इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में जाते होंगे। इस बार तो मैं भी उसमें जाने वाला हूँ, तो क्यों ना हम सब साथ में चले। वैसे भी पिछले इतने दिनों से मैंने गौर किया है कि आपकी जान को एक खतरा है, तो अगर हम साथ में होंगे तो एक दूसरे पर नजर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन उस बूढ़े आदमी को यह सही नहीं लगा। उसने साफ मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मैं यहाँ व्यस्त हूँ। अगर मैं चला गया तो इस लड़की को ट्रेनिंग कौन देगा। उसने मिली की ओर इशारा करके कहा। मिली भी खाते हुए एकदम से रुकी और बोली, और अगर मैं कहूँ कि मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। मिली की बात सुनकर भृगु और वो बूढ़ा आदमी उसे हैरान होकर देखने लगे। मिली ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि हर 3 साल में एक बहुत बड़ी मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता होती है जो काफी खुफिया तौर पर आयोजित होती है, और इस बार वो केरला में होने वाली है, तो मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। भृगु ने पूछा, लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानती हो। मिली ने कुछ याद करते हुए कहा, दादी ने मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि वो खुद इसमें भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी, लेकिन अपने कामों की वजह से वो कभी यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाई। लेकिन वो मुझे इसमें लेकर जाना चाहती थी, और अगर वो जिंदा होती तो शायद हम इस बार इस प्रतियोगिता में साथ में जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मिली का उदास चेहरा देखकर भृगु ने कहा, तुम फिर भी जा सकती हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। हम जाने ही वाले हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन बीच में उस बूढ़े आदमी ने मिली से पूछा, अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो यहाँ की ट्रेनिंग का क्या होगा। मैं तुम्हें इतने दिनों से सिखा रहा हूँ, उसका क्या। वैसे भी वहां इतने बड़े बड़े गुरु आने वाले हैं, उनके बीच में तुम क्या करोगी। उस बूढ़े आदमी की आवाज में एक रुष्टता थी जो मिली को अच्छी नहीं लगी। उसने भी अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा, मैं भी अब एक योद्धा हूँ, और इसलिए मेरा इस प्रतियोगिता में जाना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मुझे भी वहां अपनी जाति को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। मिली की उत्सुकता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, जिसे देखकर उस बूढ़े आदमी ने और कुछ कहना ठीक नहीं समझा। इसलिए उसने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे भी वहां जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ तो मैं इसलिए टिका हुआ था क्योंकि तुम मुझे खाना बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब अगर तुम नहीं रहोगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा। मिली ने उस बूढ़े आदमी के साथ मस्ती भरे अंदाज में पूछा, अच्छा तो आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। बूढ़े आदमी ने अभी भी अपना गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए कहा, अच्छा तो पता नहीं, लेकिन मेरा काम चल जाता है, इसलिए ठीक ही है। मिली भी ये सुनकर मुस्कुराई, लेकिन तभी हरीश ने एक चिंता जताई और भृगु से पूछा, उस्ताद जब हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ भाभी का ध्यान कौन रखेगा। दरअसल हरीश अभी कुछ ही देर पहले आया था, इसलिए उसे जानवी के जाने की बात नहीं पता थी। पर जानवी ने फटाक से कहा, हरीश भाई मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो मैं खुद भी अपना ध्यान रखने के पूरे काबिल हूँ, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार मुझे आपको बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ वहां जाने वाली हूँ। हर बार आप लोग सब मजे करते हो और मैं बस पीछे बैठकर इंतजार करती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जहाँ भृगु होगा वहाँ जानवी भी होगी। हरीश थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे ये सही नहीं लग रहा था। वो जानता था कि भृगु वहाँ किस इरादे से जा रहा है, और ऐसे में वहाँ जानवी के होने से जानवी की जान को भी बहुत खतरा होगा। इसलिए हरीश ने भृगु की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा और पूछा, लेकिन उस्ताद आप जानते हैं कि वहाँ कितना खतरा होगा, फिर ये सब। भृगु ने अपना हाथ दिखाते हुए हरीश को रुकने का इशारा किया। उसने कहा, आप चिंता मत करो हरीश भाई, क्योंकि मेरी खत्री साहब से बात हो चुकी है। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि मुझे जानवी के लिए हर वक्त लोग चाहिए जो उसका ध्यान रख सके। अगर हम वहां जाएंगे भी तो वहां भी वो लोग हमारे साथ चलेंगे, और उनका काम सिर्फ जानवी पर नजर रखना ही होगा। हरीश ने भृगु की बात सुन ली, और वो भृगु के आगे कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसे इस बात से थोड़ी परेशानी तो थी। वो जानता था कि केरला का सफर आसान नहीं होगा, और ऐसे में भृगु के करीबी लोगों का उसके आसपास होना उसके लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। रात में सबके सोने के बाद वो बूढ़ा आदमी छत पर बैठा हुआ था। वो वहां बैठकर आसमान की तरफ एकटक देख रहा था, जैसे कि अपने अतीत की परछाई देखने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था। मैंने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, आप क्या सोच रहे हो? भृगु ने पीछे खड़े होकर पूछा। भृगु की आवाज सुनते ही वो बूढ़ा आदमी फिर से एकदम गंभीर हो गया और सीधा होकर बैठ गया।
उसने पूछा, तुम क्या मेरी जासूसी करते रहते हो? अचानक से कहीं से भी कभी भी निकल आते हो और फिर सवाल पूछते रहते हो। मुझे ये पसंद नहीं है। भृगु जानता था कि वो बूढ़ा आदमी असल में गुस्सा है नहीं, बल्कि गुस्सा दिखाने का ढोंग कर रहा है। इसलिए उसने कहा, मेरा इरादा आपको नाराज करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यहाँ आया और आपको भी यहाँ बैठे हुए देखा। अगर आप चाहते हो तो मैं छत के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और भृगु भी वहीं खड़ा रहा। वो दोनों ही आसमान की ओर देख रहे थे। अचानक उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम इतनी रात तक जागते क्यों हो? एक योद्धा के लिए अपना एक समय बनाकर उस पर टिके रहना बहुत जरूरी होता है। हर काम का एक समय होना चाहिए और इतनी देर तक जागना सही नहीं है। भृगु ने मुस्कुराकर कहा, सब जानता हूं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती तो क्या करूं? वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आसमान की तरफ देखकर क्या सोच रहे थे? क्या आप अपनों को याद कर रहे थे, अपने घर को? घर क्या होता है? मेरे लिए तो ये पूरी दुनिया ही मेरा घर है। और किसने कहा कि मैं कुछ सोच रहा था? मैं तो बस यूं ही आसमान को देखता रहता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने बड़ी ही चालाकी से बात घुमा दी। वहां कुछ देर बिल्कुल खामोशी रही, लेकिन भृगु के मन में एक बात चल रही थी जिसका जवाब वो जल्दी जानना चाहता है। इसलिए भृगु ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आपको देखकर यही लगता है कि आप भी बहुत पुराने समय से मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में मौजूद रहे हैं, तो शायद आप इस क्षेत्र के बहुत से लोगों को भी जानते होंगे जो आपकी ही तरह बड़े योद्धा हैं। आपकी उनसे कभी न कभी मुलाकात हुई होगी। उस बूढ़े आदमी ने गौर से भृगु को देखा और फिर कहा, हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा योद्धा है जिसका काफी नाम है तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा आदमी है जिसकी ज्यादा पहचान नहीं है तो फिर पता लगाना मुश्किल होगा। भृगु ने झट से कहा, नहीं, जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ वो काफी बड़ा योद्धा रहा होगा और आज भी उसका काफी नाम है। फिर भृगु ने एकदम से नाम लिया, रमन लोहिया। क्या आप उसे जानते हैं? रमन लोहिया का नाम सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हाँ, उसे कैसे नहीं पहचानूंगा। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि आज से कई सालों पहले उसने इसी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। उसका इस जगत में काफी नाम है। यह सुनकर भृगु की हिम्मत को थोड़ा झटका लगा। उसने आगे पूछा, मैंने सुना था कि जब उसने यह स्थान हासिल किया था तो वो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। ये तो इतने सालों पहले की बात है, फिर क्या आज भी उसकी ताकत उतनी ही होगी? उस बूढ़े आदमी ने झट से कहा, बिल्कुल, बल्कि उसकी ताकत अब तो एक अलग ही दर्जे की होगी। इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करना और पहला मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आप सब में बहुत ज्यादा ऊपर हो और आपको छूना हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। भृगु अब उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सोचने लगा था। तब उस आदमी ने भृगु का परेशान चेहरा देखा। उसने फिर पूछा, लेकिन ये बताओ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उससे मेरी जानी दुश्मनी है। मैं उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। मैंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन अब तक मुझे सफलता नहीं मिली है। भृगु ने निराश होकर कहा। इस वक्त यही उसकी जिंदगी का एक अफसोस है। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि तुम रमन लोहिया को ढूंढ रहे हो। वैसे सालों पहले मैंने भी उससे लड़ा था और वो मेरी जिंदगी की एक बहुत मुश्किल लड़ाई थी। उस आदमी की ताकत बहुत अपार है। अगर तुम उससे लड़ने की सोच रहे हो तो तुम्हें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। भृगु ने जोश में कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे खत्म करना मेरे जीवन का मकसद है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था और अब मेरी बारी है। उस बूढ़े आदमी ने भृगु की आंखों में उसके बदले की भावना को देखा और उसे महसूस हुआ कि भृगु बहुत गंभीर है। इसलिए उसने कहा, फिर तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि रमन लोहिया हमेशा इस प्रतियोगिता में आता है। तो अगर तुम वहां पहुंचे तो उसे वहां देख पाओगे। लेकिन फिर क्या तुमने सोचा है कि तुम रमन लोहिया का सामना कैसे करने वाले हो? क्या तुमने अपनी कोई नीति बनाई है? क्योंकि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। उससे जूझने के लिए तुम्हें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। भृगु उस बूढ़े आदमी की बात समझ रहा था, क्योंकि भृगु भी ऐसा ही कुछ मानता है। इसलिए उसने कहा, मैंने कुछ सोचा है, बाकी आप मुझे राह दिखाएंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा तो आप मदद के लिए आगे आएंगे ना? उस बूढ़े आदमी ने अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम अपने बदले की लड़ाई में मुझे भी घसीटना चाहते हो? ये है तुम्हारी नीति?
भृगु ने अब साफ साफ कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपनी नीति बना रहा हूं। मैं उससे लड़ूंगा और उसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं तो क्या मदद मांगना इतना गलत है? मैंने आपको देखा है और आपकी ट्रेनिंग को भी देखा है। आपकी कुशलता पर मुझे पूरा यकीन है और ये मेरे लिए इस लड़ाई में काफी काम आ सकता है। बस मैं तो इतना ही कह रहा हूं। उस बूढ़े आदमी को भृगु की स्पष्टता अच्छी लगी और उसे भी भृगु की फिक्र थी। इसलिए उसने कहा, बेटा, जितना आसान तुम समझ रहे हो ये चीज इतनी भी आसान नहीं होगी। रमन लोहिया जैसे जो ताकतवर लोग हैं वो या तो ड्रैगन ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वो एक बहुत ही ऊंचे दल का हिस्सा बन चुके होंगे। भृगु ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ऊंचा दल? क्या है ये दल? तब उस बूढ़े आदमी ने बताया, ये छुपे रहने वाले दल हैं जो खुले में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें इनके सदस्यों के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग हैं जिनकी शक्तियां हमसे कई गुना ज्यादा हैं। अरे इनसे तो खुद ड्रैगन ग्रुप के लोग भी घबराते हैं। भृगु ने पूछा, तो फिर ड्रैगन ग्रुप इन्हें पहले ही खत्म क्यों नहीं कर देता है? अब वो बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, इसलिए तो कहा कि ये तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारे या मेरे परे हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और भृगु सोचता हुआ वहां खड़ा रह गया। ठीक इसी वक्त मुगल कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ हलचल होने लगी। क्या है ये नया खतरा जो भृगु के जीवन में मंडराने लगा था? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। रात काफी हो चुकी थी और मुगल कॉम्प्लेक्स के चारों ओर घुप अंधेरा था। रास्ते की लाइट भी अचानक जलते हुए बुझ गई और कुछ काली परछाइयों ने मुगल कॉम्प्लेक्स में बसे एक बंगलो को चारों ओर से घेर लिया। यह बंगलो भृगु का था, जिसके अंदर इस वक्त कोई हलचल नहीं थी क्योंकि सब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन बाहर खड़े कुछ लोगों के रातों की नींद गायब हो चुकी थी और इसलिए वो आज यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत अच्छे से पता किया है और वो आयुर्बल जाति की लड़की यहीं रह रही है। वो काफी दिनों से यहीं है और जिसने उसे बचाया था वो भी यहीं रहता है। फिर उस आदमी ने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन गुरुजी, सुना है कि यहाँ कुछ और बड़े योद्धा भी रहते हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये सुनते ही उसके गुरु ने भड़क कर कहा, हाँ, जो हमारे गुरु के साथ हुआ है उससे तो ये साफ ही है कि इसमें किसी बड़े इंसान का ही हाथ है। लेकिन हमें आज उसकी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि आज हम यहाँ सिर्फ एक ही इरादे से आए हैं कि जिसने भी हमारे मुखिया पर हाथ डालने की जरूरत की थी उसे मौत के घाट उतारना है और उस लड़की को भी हमेशा के लिए मिटाना है। आज उन्हें अर्चंडी जाति की ताकत दिखानी है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे फक्र से ऊपर उठ गए और सब भृगु के घर की तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगे। पर तभी एक दूसरे आदमी ने भी कहा, लेकिन गुरुजी, अगर उस इंसान ने हमारे मुखिया को नहीं छोड़ा तो हमें भी सतर्क होकर अंदर जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह लड़ाई इतनी भी आसान होगी क्योंकि आज अगर आप तीनों गुरुओं ने हमारी जाति की ओर से बदला नहीं लिया तो सबके सामने हमारी थू-थू हो जाएगी। फिर शायद हमें अपना नाम बचाने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वहां अर्चंडी जाति के करीब 8-10 लोग थे जिनमें से 3 बहुत ही पहुंचे हुए गुरु थे। तभी एक दूसरे गुरु ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें बातों में ज्यादा वक्त गंवाना चाहिए। इससे पहले कि वो लोग सतर्क हो जाएं या उन्हें संभलने का कोई मौका मिले, हमें अपना काम कर देना चाहिए। उन्होंने अपने एक सदस्य से कहा, जल्दी से वो पाउडर लाओ और धीरे से अंदर जाकर उसे फैला दो। ध्यान रहे कि तुम्हें उसे चारों तरफ फैलाना है। तभी तीसरे गुरु ने भी कहा, हाँ, हमारे इस शक्तिशाली हथियार का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये पाउडर धीरे से जो विनाश कर सकता है वो तो चाकू की तेज धार भी नहीं कर सकेगी। आज इनका खात्मा तो तय ही है। इतना कहते ही वो सब धीरे धीरे एक के बाद एक भृगु के बंगलों में घुसने लगे। पहले वो लॉन में पहुंचे जहां उन्होंने एक लकड़ी छोड़ी। वो लकड़ी अंदर पहुंचते ही अचानक से फूटकर धुएं के जैसे वहां फैलने लगी। इस तरह से उन लोगों ने हर कोने में और भी कुछ लकड़ियां फेंकी जो धीरे धीरे अपना कमाल दिखाने लगी। अर्चंडी जाति की यही चाल थी कि वो इस पाउडर के जरिए सबको अपने वश में कर लेंगे और फिर एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाएंगे। उन्होंने अब एक कोने में छुपकर इंतजार करना शुरू किया। ठीक तभी अपने कमरे में लेटे हुए भृगु ने अचानक आंखें खोली क्योंकि उसे अपने आसपास मंडरा रहे खतरे का आभास हो चुका था। भृगु ने आंखें खोलते ही चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो उठकर बैठा और उसने बगल में चैन से सोती हुई जानवी को देखा। जानवी के चेहरे का सुकून देखकर भृगु को राहत मिली, लेकिन वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है।
इसलिए भृगु कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने ऊपर गैलरी में उस बूढ़े आदमी को देखा और वो आदमी भी बहुत गौर से नीचे की तरफ चारों ओर देख रहा था, जैसे कि कुछ ढूंढ रहा हो। भृगु ने आकर उसके बगल में खड़े होकर पूछा, क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? उस आदमी ने भृगु से आंख मिलाई और कहा, कौन है ये दुश्मन जिसने इस वक्त हमें घेरा हुआ है? मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है। भृगु ने कहा, हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग कौन हैं। उस बूढ़े आदमी ने तुरंत भृगु को देखा। तब उसने बताया, ये काम अर्चंडी जाति का है। उन्होंने शायद बाहर कोई पाउडर फैलाया हुआ है जिसमें बहुत तगड़ा जहर है। मुझे उस जहर को काटना आता है, लेकिन अगर कोई अनजान उसके बीच पहुंचा तो उसकी मौत तय है। वो जहर काफी तेज है और हमें सबको उठाकर अभी इस जहर का तोड़ देना होगा। तभी हरीश अपना सर पकड़ते हुए बाहर आया। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन उसकी आंखें नींद की वजह से नहीं बल्कि उस जहर के असर की वजह से हल्की लाल होने लगी थी। उसने सर पकड़कर कहा, उस्ताद पता नहीं, लेकिन मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और शरीर भी कमजोर लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? भृगु और बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा और फिर भृगु ने हरीश से कहा, हरीश भाई आप पर जहर का असर हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, मैं अभी आपको दवाई दूंगा और आप ठीक हो जाओगे। वैसे भी आपको मैंने पहले भी कुछ दवाइयां खिलाई हैं जिसकी वजह से ये जहर आप पर ज्यादा असर नहीं कर पाएगा। जहर का नाम सुनते ही हरीश की आंखें एकदम बड़ी हो गई। तब भृगु ने कहा, हरीश भाई हम पर हमला हुआ है और हमलावर यहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ हमें मारने के इरादे से आए हैं। हमें नहीं बल्कि मुझे। मिली भृगु के पीछे ही खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में इस वक्त कोई खौफ नहीं था। भृगु ने मिली को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। तब मिली ने आगे बढ़कर कहा, ये अर्चंडी जाति के लोग हैं जो यहाँ मुझे पकड़ने आए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मुझसे है। आपको इससे दूर हो जाना चाहिए। भृगु ने मिली को पकड़कर कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी दादी को वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इसलिए तुम्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इसलिए तुम यहाँ रुको और मैं जाकर उनसे निपटता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर मिली को भी यह मंजूर नहीं था। उसने कहा, नहीं भृगु जी, आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने नहीं दूंगी। आज वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे और अगर उन्होंने आपको कुछ भी किया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए प्लीज आप इससे दूर ही रहिए। तभी उस बूढ़े आदमी ने मिली से पूछा, अच्छा तो क्या आज तुम उनसे अकेले ही लड़ने वाली हो? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मिली कुछ कहती उससे पहले भृगु ने कहा, लगता है तुमने मुझे दिल से नहीं अपनाया है, इसलिए तो ऐसी बातें कर रही हो। मिली की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो आपको बहुत ज्यादा मानती हूँ और आप सब मेरे लिए अब मेरे परिवार की ही तरह हो। और ये बात सच थी कि मिली के दिल में भृगु और बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत, प्यार और चिंता है। इसलिए वो नहीं चाहती कि उनमें से किसी को भी उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। उसकी दादी ने उसे बताया था कि अर्चंडी जाति के लोग कितने खतरनाक और ताकतवर लोग हैं और मिली इस वक्त बहुत घबरा रही थी। तभी जानवी भी वहां पहुंची और उसने पूरे हालात को समझा। मिली को घबराया देखकर जानवी ने उसे संभाला और कहा, मिली मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में इस वक्त कितनी बेचैनी होगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें सिर्फ भृगु की बात माननी चाहिए। यही बेहतर होगा, क्योंकि भृगु और ये गुरुजी मिलकर उन लोगों का सामना अच्छे से कर सकते हैं। तुम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अपनी दादी की मौत का बदला कैसे लोगी? इसलिए सबकी बात सुनो और मेरे साथ अंदर चलो। पर मिली का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने रोते हुए कहा, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ कि मुसीबत को देखकर ऐसे छुप जाऊं। मेरी दादी को यह अच्छा नहीं लगेगा। जानवी ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त अंदर जाने से तुम कायर नहीं बन जाओगी, बल्कि तुम्हें खुद को बचा कर रखना है ताकि तुम अपनी दादी का सपना पूरा कर सको और अपनी दादी का नाम रोशन करो। देखो अब जल्दी अंदर चलो, वरना वो लोग यहाँ आ जाएंगे। मिली ने एक बार भृगु को देखा और फिर वो जानवी के साथ अंदर चली गई। वो दोनों एक छोटे से कमरे में जाकर छुप गईं, जो हर किसी की नजर में आने वाला नहीं था। उन दोनों लड़कियों ने अपने हाथ में एक एक हथियार भी पकड़ लिया ताकि वक्त आने पर वो अपना बचाव कर सके। तभी बंगलों का बड़ा दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और अर्चंडी जाति की सेना अंदर घुस आई। अंदर आते ही उन तीनों गुरुओं ने चारों ओर देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, क्यों आयुर्बल जाति की राजकुमारी कहाँ छुपी हुई है? अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए बाहर आ जाओ। तभी भृगु की तेज आवाज उन तक पहुंची। लगता है अपने मौत का पैगाम खुद अपने हाथों से देने का बहुत शौक है, इसलिए तो मेरे घर में इस तरह घुसने की जरूरत की है। तभी एक आदमी ने अपने गुरु के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो गुरु भृगु को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। भृगु समझ गया और मुस्कुराकर बोला, हाँ उसने सही कहा, मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हारे मुखिया को मौत के घाट उतारा था और अब तुम भी यहाँ मरने के इरादे से आए हो।
आज तुम भी नहीं बचोगे। उस गुरु के चेहरे का भाव शांत से गुस्से में बदल गया और उसने भृगु को उंगली दिखाकर कहा, हम सब अर्चंडी जाति के गुरु हैं और हमें मारना इतना आसान नहीं होगा। भृगु ने ललकारते हुए कहा, तुम्हारे मुखिया को मारते हुए तो ऐसा नहीं लगा था। वैसे देखता हूँ कि आखिर तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। भृगु ने अपने सामने खड़े तीनों गुरुओं को घूर कर देखा और कहा, तुम तो सिर्फ 3 ही हो। अगर पूरी जाति भी आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अर्चंडी जाति के लोगों को भृगु की बातें अब सहन नहीं हो रही थी। एक गुरु ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुम्हारे यहाँ पर जहर फैला दिया है जिसका तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं है, इसलिए मारना तो दूर, तुम मेरे सामने टिककर खड़े भी नहीं रह पाओगे। भृगु जोर जोर से हंसने लगा और बूढ़े आदमी को भी हंसी आ गई। उन्हें इस तरह हंसता हुआ देखकर अर्चंडी जाति के लोग थोड़ा बौखला गए थे। उन्हें इस प्रतिक्रिया की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तब भृगु ने कहा, लगता है तुम लोगों को खुद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास है। उन तीनों गुरुओं के माथे पर शिकन आ गई। भृगु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें लगता है कि एक पाउडर से तुम मुझ पर काबू पालोगे और मुझे नुकसान पहुंचा पाओगे? तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। यह सुनकर वो तीनों गुरु आपस में देखने लगे। उनमें से एक ने हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ है? उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी भी हंस पड़ा और बोला, तुम लोग योद्धा कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम इन छोटे करतूतों पर भरोसा करके हमें मारने आए हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है और अब मैं इनसे बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से इन्हें निपटाओ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। भृगु ने उस बूढ़े आदमी को हैरान होकर देखा और फिर पूछा, मतलब आप कुछ नहीं करोगे? तीनों को मुझे ही देखना पड़ेगा? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। मैं तुम्हारे मजे में टांग नहीं अड़ाना चाहता हूँ। इन्हें तो तुम फूंक मारकर ही उड़ा दोगे। भृगु ने एक आखिरी बार उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो दूर खड़े होकर मजा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर भृगु ने अपने सामने खड़े अर्चंडी जाति के गुरुओं को देखा जिन्होंने अपनी बेइज्जती बहुत बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन अब पानी उनके सर के ऊपर से जा चुका था। भृगु ने एक आखिरी बार कहा, देखो मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम अब भाग निकले तो शायद बच जाओगे, वरना आज तो तुम सबकी मौत तय है। तभी एक गुरु चढ़ता हुआ भृगु की तरफ बढ़ा और बोला, अब बातें बहुत हो गई। उसने भृगु के संभलने से पहले ही अपना हाथ उठाकर भृगु को मारने के लिए बढ़ाया। अगर वहां कोई और होता तो शायद उस वार से एक ही बार में नीचे चित्त होकर गिर पड़ता, लेकिन अचानक से वहां एक तेज आवाज आई जैसे 2 बड़े पत्थर टकराए हों। हालांकि वो भृगु का हाथ था जिससे उसने वो वार रोका था, लेकिन उस टक्कर की ताकत इतनी थी कि वो गुरु दूर उड़ते हुए जा गिरा और वो जमीन पर एकदम शांत पड़ा हुआ था। उसे देखकर कहना मुश्किल था कि वो जिंदा है या मर गया। अर्चंडी जाति के लोगों के चेहरे लटक गए। क्या भृगु आज अकेला ही काफी होगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। अर्चंडी जाति के लोग एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे क्योंकि उनके गुरु अभी भी जमीन पर बिल्कुल शांत गिरे हुए थे। तभी भृगु ने उनसे कहा, मैंने तो पहले ही कहा था अगर भाग गए तो बच जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक समझा। अपने साथी की हालत देखकर और भृगु की बातें सुनकर अर्चंडी जाति के बाकी दोनों गुरु के चेहरे पर भृगु को मारने का जुनून साफ नजर आ रहा था। उनमें से एक ने अपने लोगों को कहा, मुझे उस लड़की की लाश चाहिए, बाकी इसको तो हम देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों गुरु भृगु की ओर बढ़े, लेकिन बाकी लोगों को अपने कदम बढ़ाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। उन लोगों ने भृगु की ताकत को अपनी आंखों से देखा था और उसको पार करके मिली तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। इतने में उन्होंने गौर किया कि वो बूढ़ा आदमी भी ऐसे आकर उनके सामने खड़ा हुआ जैसे उन्हें आगे बढ़ने की चुनौती दे रहा हो। इसलिए वो बाकी लोग अपनी जगह पर ही टिककर अपने गुरुओं को देख रहे थे ताकि वो भृगु को खत्म कर सके। भृगु ने उन दोनों को एक साथ संभाला। उन दोनों ने अपने हाथ में चाकू लिया था जिसकी धार काफी तेज दिख रही थी, लेकिन वो भृगु के शरीर में लगने से पहले ही हवा में अटक गई। सब बहुत हैरानी से देखने लगे कि भृगु ने अपने हाथ को हवा में उठाकर किसी अनदेखी शक्ति से उस चाकू को हवा में ही रोक दिया था। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वो भृगु तक पहुंच भी नहीं पाए। अचानक भृगु ने अपना हाथ हटाया और वो दोनों सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके गिरते ही भृगु ने एक गुरु को अपने पैरों के कोने से उसके सर पर वार किया और दूसरे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो दोनों दर्द में इतना कराहने लगे जिसे सुनकर उनके साथ आए बाकी आदमियों की रूह कांप गई। उनमें से कोई अब आगे बढ़ने की सोच भी नहीं रहा था।
बल्कि वो पीछे जाने का रास्ता नापने लगे। भृगु ने उन्हें जैसे ही देखकर इशारा किया, वो सब वहां से एक सांस में बाहर निकलकर भागे। तभी भृगु ने जमीन पर गिरे दोनों गुरुओं से भी कहा, आज जान इसलिए बख्श रहा हूं ताकि तुम जाकर साफ साफ अपनी जाति के लोगों से कह दो कि अब कोई भी मिली को हाथ लगाने की या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना अभी तो सिर्फ शरीर का एक हिस्सा तोड़ा है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे सारे लोगों को मारकर गाड़ दूंगा। भृगु की आंखों में यह बात कहते हुए इतना गुस्सा था कि उन दोनों ने बिना कुछ सोचे बस वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उन सबके वहां से जाते ही उस बूढ़े आदमी ने भृगु से कहा, वाह, तुम तो काफी काबिल योद्धा हो। बिना ज्यादा मेहनत के ही तुमने इतने बड़े गुरुओं को इस तरह से हरा दिया। भृगु ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उस बूढ़े आदमी ने फिर कहा, कभी मुझ में भी तुम्हारी जितनी ताकत हुआ करती थी, लेकिन अब तो तुम लोगों का ही जमाना है। भृगु ने उन्हें देखा और फिर कुछ सोचकर कहा, आप वाकई में मुझसे बहुत खुश हैं या बस ऐसे ही कह रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं वाकई में तुम्हारी ताकत देखकर आश्चर्यचकित हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें मेरे प्रशिक्षण की जरूरत होगी, लेकिन अब तुम्हें यूं लड़ता देख मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे किसी भी चीज की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम केरला जाने के लिए तैयार हो। भृगु को यह सुनकर एक तसल्ली मिली। उसने कहा, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद कर रहा था कि अगर हम साथ में थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते तो मेरी तैयारी और बेहतर हो जाती। भृगु ने फिर मस्ती भरे अंदाज में कहा, वैसे आप घबराइए मत, क्योंकि मैं बेवजह किसी को भी नहीं मारता हूँ, इसलिए आपको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो बूढ़ा आदमी भी हंस पड़ा और बोला, हाँ, इस वक्त मेरी हड्डियां जरा कमजोर हैं और तुम्हारी ही दवा से मैं ठीक हो रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इलाज में कोई बाधा डालूं। धीरे धीरे भृगु और उस बूढ़े आदमी का तालमेल जमने लगा था। पहले वो बूढ़ा आदमी भृगु से कतरा रहा था, लेकिन अब उसके साथ रहते हुए उसे भृगु का स्वभाव समझ आने लगा था। वहीं भृगु भी उस बूढ़े आदमी में एक बड़े की परछाई अपने आसपास पाकर खुश था। अचानक जानवी और मिली वहां आए। जानवी ने चारों ओर देखकर पूछा, वो लोग कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। भृगु ने हंसकर कहा, वो लोग वहीं गए हैं जहां उन्हें होना चाहिए और अब वो कभी नहीं आएंगे। मिली ने हैरान होकर पूछा, आपने उनको मार दिया सबको? भृगु ने जानवी को देखा और फिर मिली के पास आकर कहा, मिली, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो मैं वही कर रहा हूँ, तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। मिली एकदम से थोड़ा बौखला गई और बोली, ऐसे कैसे नहीं सोचूं? आपको क्या लगता है कि वो लोग आपको छोड़ देंगे? आपने पहले भी उनके मुखिया को मारा है और आज भी उनका नुकसान हुआ है। भृगु जी, मुझे डर है कि अगला हमला ना इतना छोटा होगा और ना उससे बचने की गुंजाइश होगी। तो क्या हो जाएगा? अगर वो दोबारा आए तो मैं फिर से उनसे निपट लूंगा। तुम इस मामले में इतना परेशान क्यों हो रही हो? भृगु ने समझाते हुए कहा। पर मिली का डर जायज था। उसने साफ साफ कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको ये परेशानी बार बार उठानी पड़े। वो लोग हमारे कौम के दुश्मन हैं, वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं, तो उनसे मैं ही निपटूंगी। मैं बार बार इसमें आपको नहीं घसीटना चाहती और ना ही आपकी जान को खतरे में डालना चाहती। अब उस बूढ़े आदमी ने भी मिली को समझाने की कोशिश की और कहा, देखो लड़की, मैं इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम अभी भी पूरी तरह से इन सब के लिए तैयार नहीं हो। जहां तक बात रही भृगु की, तो वो एक बहुत ही काबिल योद्धा है और इन छोटी मोटी परेशानियों को आसानी से संभाल सकता है। तुम हर बार अपने छोटे से सर में इतना बोझ क्यों ले रही हो? अब जानवी ने भी आगे बढ़कर मिली से कहा, मिली, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगी कि तुम भृगु पर भरोसा रखो और सब ठीक हो जाएगा। मिली ने सबकी बातें सुनी और फिर कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन भृगु जी पर मेरा उधार बढ़ता ही जा रहा है। बस अब मैं और नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, ताकि आप लोगों को मेरी वजह से किसी मुसीबत का सामना और न करना पड़े। मिली की यह बात सुनकर वहां सभी परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस हालत में मिली अकेले ज्यादा दिन अपने दुश्मनों से बचकर नहीं रह पाएगी। इसलिए भृगु ने आगे बढ़कर कहा, मिली, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और तुम्हारी भावना की भी कदर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो और इसलिए ये सब करना चाहती हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने अब तक अर्चंडी जाति का कितना नुकसान कर दिया है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे होने या न होने से वो मुझे चैन से रहने देंगे? मिली को बात समझ आई, लेकिन उसका दिल अभी बस उसे भृगु से दूर रहने की ही हिदायत दे रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में आज वो अपनी दादी को भी बहुत याद कर रही थी, क्योंकि अगर उसकी दादी होती तो उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाती।
तब उस बूढ़े आदमी ने आकर मिली के कंधे पर हाथ रखा, जिससे मिली एकदम से चौंक गई। उस आदमी ने कहा, भृगु ठीक कह रहा है, अब तुम भृगु को चाह कर भी इस मामले से दूर नहीं रख पाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहो। जानवी ने भी आगे बढ़कर मिली से कहा, मिली इतना मत सोचो, अगर तुम्हें भृगु की इतनी ही चिंता है और तुम उसकी सलामती चाहती हो तो अपनी ट्रेनिंग पर और ध्यान दो और मेहनत करो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जरूरत पड़ने पर तुम आगे आकर भृगु के साथ लड़ सको या उसके लिए लड़ सको। ये डरने से भृगु को फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा साथ मिलने से उसकी ताकत जरूर बढ़ेगी। जानवी की बात सुनकर मिली को हिम्मत मिली और उसे एक दिशा भी नजर आई। उसने मन ही मन जानवी के दिखाए रास्ते पर चलने की सोची और अब सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने का फैसला किया। जानवी की बात सुनकर भृगु भी हैरान हुआ, लेकिन वो खुश था। अकेले में उसने जानवी से कहा, वैसे आज मैं तुम्हें मान गया, क्योंकि जिस तरह से तुमने मिली को संभाला वैसे तो मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा था। जानवी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि भृगु जी हर बात सिर्फ लड़ाई या डर से नहीं संभलती है, बल्कि कभी कभी बस हिम्मत जगाने की जरूरत होती है। भृगु की आंखें खुल गई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमाई। जानवी ने उसे गले से लगाया और कहा, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसने मेरी बात समझ ली। अब तुम बस केरला के ऊपर ध्यान दो। आखिर कुछ दिनों के बाद भृगु अपने सभी लोगों के साथ केरला के सफर पर निकल पड़ा। भृगु के साथ जितने लोग भी इस सफर में निकले थे, उन सभी ने भृगु की खास दवाई ली थी और अब उनके शरीर में उस दवाई के बदलाव दिखने लगे थे। वो बूढ़ा आदमी, मिली, गौरव, हरीश, इन सभी को अपने शरीर में ताकत का एहसास होने लगा था और एक नई फुर्ती भी भर आई थी। अपने इस बदले हुए अवतार के साथ वो सभी लोग इस नए सफर पर पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े थे। इस बार भृगु और पूरा दल फ्लाइट से सफर करके यहाँ पहुंचा था। हालांकि अभी भी प्रतियोगिता में पूरे 1 महीने का वक्त था, लेकिन भृगु ने जानबूझकर यहाँ जल्दी आने का फैसला किया, क्योंकि वो रमन लोहिया के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। भृगु का इरादा साफ था कि वो प्रतियोगिता से पहले रमन लोहिया तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि बाद में यहाँ योद्धाओं की भीड़ हो जाएगी और भृगु के लिए तब रमन लोहिया तक पहुंचना या उस पर हाथ डालना मुश्किल हो सकता है। जानवी भृगु के साथ सफर करके बहुत खुश थी। वैसे भी उसने केरला की इतनी तारीफ सुनी थी कि वो यहाँ पहुंचकर बहुत खुश थी। वो लोग फ्लाइट से सीधे कोच्चि पहुंचे थे, जहाँ से उन्हें गाड़ी करके मुन्नार जाना था। कोच्चि में पहुंचते ही भृगु को वहाँ काफी बारिश मिली। वो लोग फटाफट एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 2 बड़ी गाड़ियों में बैठकर मुन्नार के लिए निकल पड़े। मुन्नार तक जाने का सफर थोड़ा लंबा था, लेकिन सुंदर था और इसलिए भृगु और जानवी काफी उत्साहित थे। बल्कि सिर्फ वही नहीं, बाकी लोग भी देश के इस हिस्से में पहली बार आए थे और इसलिए यहाँ आकर उन्हें सब कुछ बहुत अलग और नया लग रहा था। लेकिन ये शहर इनमें से गौरव के लिए नया नहीं था, क्योंकि वो मुन्नार में ही पैदा हुआ था और बचपन के कुछ साल उसने इसी शहर में गुजारे थे। इसलिए गौरव यहाँ वापस लौटकर काफी खुश था और भृगु और बाकी लोगों को अपनी बचपन की बातें काफी उत्साह के साथ बता रहा था। कोच्चि से बाहर निकलते ही धीरे धीरे बिल्डिंग की जगह पेड़ ज्यादा दिखने लगे थे। चारों तरफ हरियाली बढ़ गई और देखते ही देखते उन्हें पहाड़ और जंगल नजर आने लगे। राजस्थान में खाली रेगिस्तान और दिल्ली के बड़े बड़े मकान के बाद ये सारा नजारा भृगु के लिए बहुत ही मोहक था। कहीं पहाड़ से झूमकर बड़े बड़े झरने गिर रहे थे, तो कहीं पहाड़ बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। उन्होंने रास्ते में चाय के बागान भी देखे, जो एक अलग ही अनुभव था। जब गौरव ने कहा था तब भृगु को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब इस जगह की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने के बाद भृगु भी मान गया कि केरला वाकई में भगवान का अपना देश है, जिसे उन्होंने प्यार से बसाया है। भृगु जहां तक भी देख सकता था, उसे सिर्फ हरियाली ही नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए वो खो गया था और कुछ देर के लिए अपने जीवन के दुख, लड़ाई, दुश्मनी को भूल चुका था। इस सफर में जानवी को अपने पास पाकर भृगु और भी ज्यादा खुश था। मुन्नार पहाड़ के बीच में बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर था, जिसे देखकर भृगु अचरज में था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी खूबसूरत सी जगह के बीच में कोई इतनी काली शक्ति कैसे हो सकती है, जहां इतने बड़े योद्धा एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि शहर के अंदर कोई दूसरा शहर बसा हो, जिसके कालेपन को इस शहर की खूबसूरती ने ढक कर रखा हो। यहाँ के लोगों के चेहरे पर हंसी और खुशी नजर आ रही थी, जिसे देखकर शैतान का नहीं बल्कि भगवान का ध्यान आता है। भृगु हैरान और परेशान था। यह नया सफर आगे जाकर क्या मोड़ लेगा, जानने के लिए सुनते रहिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु की गाड़ी जैसे ही मुन्नार में घुसने ही वाली थी,
तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा। भृगु इस वक्त खिड़की से बाहर ही देख रहा था, लेकिन ब्रेक लगते ही उसने अचानक सामने की ओर देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा गेट जैसा बना हुआ था, जिसमें कोई पार्ट तो नहीं थे, लेकिन उसका शेप बिल्कुल एक बड़े दरवाजे की तरह था। ठीक उसी गेट के सामने 2 गाड़ियां रुकी हुई थी और कुछ आदमी बाहर खड़े थे। भृगु इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए वो हैरान होकर देख रहा था। लेकिन तभी उसने गौरव को बाहर निकलकर उन गाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा। भृगु और हरीश भी बाहर निकले और साथ ही वो बूढ़ा आदमी भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हुआ। भृगु ने हरीश को इशारा करके पता करवाने के लिए पूछा, लेकिन तभी गौरव एक आदमी के साथ उसकी तरफ चलते हुए आया। गौरव बहुत खुश लग रहा था और उसने आते ही कहा, गुरुजी, इनसे मिलिए, ये सुधाकर चाचा हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हम यहाँ पहले रहते थे, तो यहाँ हमारा एक बड़ा घर भी हुआ करता था। हम तो चले गए थे, लेकिन सुधाकर चाचा यहाँ रहकर उसकी देखभाल करते हैं। जब मैंने घर पे यहाँ आने के बारे में बताया था, तो घर वालों ने पहले से ही सुधाकर चाचा को इसकी खबर दे दी, इसलिए चाचा हमें लेने आए हैं। उस मध्य उम्र के आदमी ने भृगु की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मुन्नार में आपका स्वागत है। दरअसल मुझे दिल्ली से खबर भिजवा दी गई थी और इसलिए मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। बड़े ठाकुर ने आप सबको हमारे घर में ठहरने के लिए ही कहा है, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलिए। यह सुनकर भृगु ने भी नम्रता से कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, लेकिन ये सही नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं। तभी हरीश ने उत्सुक होकर कहा, अरे वाह उस्ताद, आप भी कमाल कर रहे हैं। एक तो नए शहर में आते ही हमें निमंत्रण मिल रहा है और आप मना कर रहे हैं। अरे देखिए, हमारे गौरव का मन खराब हो जाएगा। भृगु ने गौरव को देखा तो वो भी बोला, जी गुरुजी, मेरा तो घर है और मुझे वहाँ मिलने जाना था, इसलिए सच कहूँ तो मैंने भी वहाँ रुकने का कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जिस तरह से दादाजी ने पूरा इंतजाम करवाया है, आपके न जाने से उन्हें बुरा लगेगा और वैसे भी इसी बहाने मुझे भी आपकी खिदमत करने का मौका मिलेगा। कुछ देर बाद वो सब गौरव के पुश्तैनी घर में पहुंचे। सब गाड़ी से बाहर निकलकर उस बड़े से खानदानी घर को देखने लगे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। उसे ऐसे देखकर भृगु ने पूछा, आप बाहर नहीं आए? उस आदमी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ये लोग भी मार्शल आर्ट्स में रुचि रखते हैं और शायद इस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे, तो क्या हमारा रुकना सही है? ये सबके लिए अजीब नहीं हो जाएगा? भृगु ने साफ पूछा, क्या आप इन लोगों को भी पहले से जानते हैं या आपकी इनके साथ कोई दुश्मनी है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ रुकना मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन ये गौरव के घर वाले हैं और हम गौरव को जानते हैं। वैसे भी उसके दादाजी ने खास हमारे स्वागत के लिए किसी और को भेजा है, तो अगर हम मना कर देंगे वो ज्यादा अजीब लगेगा, भृगु ने कहा। वो बूढ़ा आदमी अभी भी सोच रहा था, जिसे देखकर भृगु ने आगे कहा, देखिए, अगर आपको यहाँ नहीं रुकना है तो आप अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं बाकी सबके साथ यहीं रहने वाला हूँ। अब उस बूढ़े आदमी ने भी कहा, ठीक है, अगर तुम सब यहीं रहने वाले हो तो फिर मैं अकेला बाहर क्यों रहूं? मैं क्या कोई अछूत हूं? वैसे भी इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरा इलाज कर रहे हो। भृगु हंस पड़ा और बोला, हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपका इलाज फ्री में नहीं कर रहा हूँ। मेरी शर्तें तो आपको याद है ना? उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें घुमाई और भृगु से कहा, कितनी बार एक ही बात करते रहोगे? मैंने एक बार वादा किया था तो तुम्हें मुझे हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी लोगों के साथ भृगु भी घर के अंदर घुसने लगा। गौरव का ये पुश्तैनी घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसमें गौरव के परिवार के बड़े बूढ़ों की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे भृगु देखते हुए जा रहा था। तभी उनके सामने से एक सफेद बालों वाला आदमी चलते हुए आया, जिसके आजू बाजू उसके अंगरक्षक भी मौजूद थे। उस आदमी के कुछ बाल अभी भी थोड़े काले थे, लेकिन उस आदमी की असली शान उसकी मूंछों में थी। उसकी मूंछें काफी घनी और चमक रही थी, जैसे वो उनका खास ध्यान रखते होंगे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उन्होंने भृगु और बाकी लोगों को देखकर उनके आदर में अपना सर हल्के से झुकाया। उस बूढ़े आदमी को देखते ही गौरव भागकर उनकी तरफ बढ़ा और एकदम हैरान होकर बोला, दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुधाकर चाचा ने मुझे आपके यहाँ होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो गौरव के दादाजी और कौशल परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने गौरव को सीने से लगाया और उसका माथा चूमते हुए कहा, सुधाकर से मैंने ही मना किया था कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए। अब जब तुमने यहाँ आने की बात की तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ दिन मुन्नार में आकर रहूं, तो बस यहाँ पहुंच गया। गौरव का परिवार भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जाना जाता है और उसके दादाजी मिस्टर कौशल का भी काफी नाम है। जब वो लड़ते थे तो एक बहुत ही महान योद्धा माने जाते थे और उन्हीं से गौरव को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली थी।
गौरव अपने दादाजी के काफी करीब है और उनसे बहुत प्यार करता है। उसके दादाजी भी गौरव को बहुत चाहते हैं और दोनों का रिश्ता उनकी आंखों में छुपे प्यार में नजर आता है। गौरव से मिलकर मिस्टर कौशल ने बाकी लोगों को देखा, लेकिन उनकी नजर खास तौर पर उस बूढ़े आदमी पर जाकर रुकी। उन्होंने कहा, शायद आप ही गौरव के गुरुजी हैं। आपके बारे में हमने गौरव से बहुत सुना है। वो तो दिन रात आपकी ही बात करता है और आपको वाकई में अपना गुरु मानता है। उस बूढ़े आदमी ने भृगु की ओर देखा और फिर मिस्टर कौशल से पूछा, आपको क्यों लगा कि मैं उसका गुरु हूँ? क्या गौरव ने आपको ऐसा कहा है? मिस्टर कौशल अब थोड़ा अचंभित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने शायद गलत समझा है। वो फिर बाकियों को देखने लगे, लेकिन उस बूढ़े आदमी में एक तेज था जो उसे भीड़ में खास बनाता है और साथ ही उसकी उम्र भी, जिसकी वजह से उसका गुरु कहलाना वाजिब भी लगता है। तब गौरव ने फटाफट आगे आकर कहा, दादू आप गलत सोच रहे हैं, मेरे गुरुजी वो नहीं बल्कि ये हैं। गौरव ने उन्हें भृगु की ओर इशारा करके दिखाया और अब मिस्टर कौशल और ज्यादा परेशान हो गए। भृगु की उम्र काफी छोटी थी, बल्कि वो तो लगभग गौरव की ही उम्र वाला था। साथ ही उसका पहनावा इतना आम था कि उसके इतने बड़े गुरु होने की उम्मीद तुरंत हर कोई नहीं कर पाता है। उन्होंने फिर से भृगु और उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और फिर हाथ जोड़कर भृगु से कहा, मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैंने आपको पहले नहीं देखा था, इसलिए समझने में गलती हो गई। वैसे आपकी उम्र इतनी छोटी है, तो ऐसे में आपका इतना बड़ा उस्ताद होना बहुत ही अजीब लगता है। यह तो बहुत ही कमाल की बात है। भृगु मिस्टर कौशल के चेहरे की परेशानी देख सकता था। वो अपने पोते के गुरु को यूं नाराज करके काफी शर्मनाक महसूस कर रहे थे। इसलिए भृगु ने बात को संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल बुरा या अजीब नहीं लगा। अरे मैं भी तो आपके पोते जैसा ही हूँ, और वैसे भी गौरव इतना छोटा है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि उसने कितना कुछ सीख लिया है, जिसकी वजह से वो जल्द खुद भी गुरु कहलाने लायक हो जाएगा। मेरी शक्ति बस उससे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भृगु की सादगी ने मिस्टर कौशल का दिल छू लिया। उन्होंने भृगु के बारे में जितना कुछ सुना था और गौरव उसकी जितनी तारीफ करता है, उसके बावजूद भी भृगु में कोई दिखावा नहीं था। यह बात उन्हें बहुत अच्छी लगी, लेकिन साथ ही उन्हें अपने पोते पर भी बहुत गर्व हुआ, क्योंकि एक बड़ा गुरु उसकी तारीफ कर रहा था। उन्होंने फिर से गौरव की पीठ थपथपाई। फिर मिस्टर कौशल ने अपने लोगों को इशारा करके भृगु और बाकी लोगों का सामान लेने के लिए कहा। उन्होंने भृगु से कहा, बातों बातों में मैंने तब से आप लोगों को यहीं खड़ा करके रखा है। आप अपना सारा सामान इन लोगों को दे दीजिए और आप मेरे साथ अंदर चलिए। मैंने आप लोगों के लिए खास नाश्ते का इंतजाम करवाया है। अंदर जाते ही भृगु ने देखा कि पूरी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। मिस्टर कौशल ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वहां का इंतजाम देखकर तो भृगु के साथ आए सभी लोग काफी खुश हो गए थे। हरीश तो बैठते ही खाने पर टूट पड़ा, क्योंकि वो काफी देर के चले हुए थे और अब सबको भूख भी लग चुकी थी। मिली गौरव के पास ही बैठी थी। खाना लेते हुए मिली ने धीरे से गौरव से कहा, वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। यहाँ तो तुम्हारी अलग ही शान है, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, फिर भी तुम भृगु जी के पास नौकरी क्यों कर रहे हो? गौरव ने कहा, क्योंकि मैं उन्हें दिल से अपना गुरु मानता हूँ। हाँ, शायद मुझे इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उनकी छत्र छाया की बहुत जरूरत है। मैं उनसे दवाई और मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ और आगे भी सीखना चाहता हूँ, इसलिए तो मुझे उनके साथ काम करने में इतना मजा आता है। मिली की आंखों में गौरव के लिए इज्जत थी। उसने कहा, वैसे हमारा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अनजान शहर में अगर कोई अपना हो तो फिर वो शहर इतना अनजान नहीं लगता है। गौरव भी मिली को देखकर मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों से साथ रहते हुए उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तभी मिस्टर कौशल ने भृगु से कहा, अभी आपकी प्रतियोगिता में पूरा 1 महीना बचा हुआ है, तो ऐसे में आप लोग यहीं हमारे घर में ही रहेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप बस बता दीजिएगा और सारा इंतजाम हो जाएगा। आपने मेरे गौरव का इतना ध्यान रखा है, तो अब हमें भी अपनी खातिरदारी दिखाने का मौका दीजिए। भृगु ने भी हंसते हुए कहा, अब जब आपने इतने प्यार से कहा है तो फिर मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। मिस्टर कौशल ने कहा, वैसे ये प्रतियोगिता बहुत बड़ी होती है और इसमें हर कोई प्रथम स्थान हासिल करने के इरादे से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस साल के विजेता को अपने सामने देख रहा हूँ। आप में वो काबिलियत है कि आप भी अपना नाम उस योद्धा गुरु की लिस्ट में देख पाएंगे। भृगु ने कुछ सोचते हुए कहा, आप तो खुद बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, लेकिन मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। मुझे प्रतियोगिता में मौका मिलेगा या नहीं, मैं जीतूंगा या नहीं, इन सब के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। यह सुनकर मिस्टर कौशल ने भृगु को अजीब नजरों से देखा और पूछा, उस्ताद जी, अगर आप यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के इरादे से नहीं आए हैं, तो फिर कौन सी चीज आपको यहाँ खींच लाई है? क्या मुन्नार में कुछ और है?
जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? भृगु ने बिना देर किए कहा, रमन लोहिया। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? मैंने सुना है कि वो भी इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ आ सकता है। रमन लोहिया का नाम सुनकर मिस्टर कौशल सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, अरे हाँ, ये नाम मैंने सुना तो है। शायद उसने भी बहुत साल पहले इस प्रतियोगिता को जीता था और उसका नाम यहाँ बहुत ही ऊंचे दर्जे पर लिया जाता था। लेकिन आपका उससे क्या संबंध है? भृगु ने कहा, बस कुछ पुरानी बातें हैं जिससे खून और नफरत जुड़ी हुई है। अब मिस्टर कौशल का चेहरा काफी गंभीर हो गया। उन्होंने बाकियों को देखा और फिर भृगु से कहा, क्या आपकी उससे दुश्मनी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कोई छोटा आदमी नहीं है। रमन लोहिया का इस जगत में नाम तो है, लेकिन वो आम आदमी से कई कदम आगे बढ़कर है। मुझे याद है कि जब मैंने उसको पहली बार यहाँ लड़ते हुए देखा था, वो तब भी एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का मास्टर और योद्धा था। इसलिए अब तो उसकी ताकत और कई गुना बढ़ चुकी होगी। जानवी ने भृगु का हाथ पकड़ लिया। भृगु अपने सामने आते हुए इस खतरे के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु ने जिससे भी रमन लोहिया के बारे में पूछा है, वो हर इंसान रमन लोहिया की तारीफ ही करता है और उसकी युद्ध कला को काफी ऊंचे दर्जे का बताता है। ये सब सुनकर भृगु को फर्क भी पड़ता है, क्योंकि उसे अपने दुश्मन की ताकत का एहसास होता है और कई बार भृगु सोच में भी पड़ जाता है। लेकिन उसके मन में हार या जीत की सोच नहीं आती है, बल्कि वो मन ही मन में रमन लोहिया की ताकत को समझकर उससे लड़ने की रणनीति बनाता रहता है। इस वक्त भी भृगु के मन में ऐसी ही कुछ बातें चल रही थी। तभी मिस्टर कौशल ने कहा, लेकिन उस्ताद जी, आप भी काफी काबिल योद्धा हैं, इसलिए खुद को कम मत आंकिए। मैं रमन लोहिया के बारे में और पूछताछ करता हूँ और कुछ भी पता चलने पर आपको तुरंत खबर दूंगा। आप बस यहाँ निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मेरे लोग यही हैं, बस आप एक बार बता दीजिएगा। मिस्टर कौशल वाकई में काफी बढ़ चढ़कर भृगु की खातिरदारी कर रहे थे, जिसे देखकर भृगु काफी आभारी महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरव और उसके घर वाले भृगु को इतना मानते हैं। खाने के बाद मिली ने गौरव से कहा, तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि तुम्हें पहले मुझे अपना घर घुमाना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ खो न जाऊं। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं ये काम शौक से करूंगा। फिर गौरव मिली को अपना पुश्तैनी घर दिखाने लगा। उसने मिली को घर का लगभग हर हिस्सा दिखाया और फिर अचानक उसे कुछ सूझा तो उसने कहा, चलो जल्दी से आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मेरे इस घर की सबसे खास जगह दिखाना चाहता हूँ। मिली ने हंसते हुए बाहें चढ़ाई, लेकिन गौरव ने फिर भी उसे इशारे से आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर गौरव मिली का हाथ पकड़कर उसे सीधे घर की छत पर ले गया। मिली ने पूछा, अब आंखें खोलूं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत घुमा दिया है। अब आंखें बंद करके मुझे चक्कर आ रहा है। गौरव ने कहा, बस 1 मिनट और। कुछ ही देर में उसने मिली को छत के एक हिस्से में खड़ा किया और कहा, अब आंखें खोलो। आंखें खोलते ही गौरव के घर में थोड़ी ही दूर पर मिली को एक झील नजर आई, जो आसपास के हरियाली के बीच में काफी सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही मिली के मुंह से वाव ही निकला। उसने कहा, ये क्या है, कितना सुंदर है। गौरव प्यार से अपने सामने के सुंदर नजारे को देखते हुए बोला, यह मुन्नार की खूबसूरती का एक छोटा सा नमूना है जो मेरे घर के बहुत करीब है। बचपन में मैं इस झील के पास जाकर खूब बैठा करता था, लेकिन अब इसे यहाँ से देखना मेरा फेवरेट टाइम पास है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ और मन अशांत होता है तो मैं छत में आकर इस झील को और यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली को घंटों बैठकर देखता रहता हूँ और सारी परेशानी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। लोग तो डॉक्टर के पास अपने दिल की बात कहने जाते हैं, लेकिन मेरा डॉक्टर तो ये नजारा है। इसे देखते ही मेरा मन अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिली भी उस जगह को देखकर काफी खुश थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। वैसे तो मैं काम की वजह से दिल्ली में रहती थी, लेकिन मेरी पैदाइश पहाड़ों में हुई है और वही मेरा असली घर है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। शहर में रहते हुए जब जब मैं थक जाती थी या मेरा मन उदास हो जाता था तो मैं भागकर अपने दादी के पास अपने असली घर पहुंच जाती थी। वहाँ की हरियाली, साफ हवा, मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों का साथ मिलते ही जैसे मुझ में एक अलग ही जोश भर जाया करता था। सच में नेचर के साथ रहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दवा है। इतने दिनों तक दिल्ली जैसी जगह में रहने के बाद यहाँ मुन्नार आकर मेरे घर की याद फिर से तरोताजा हो गई है। मिली जब ये सारी बातें कर रही थी तो गौरव पूरे वक्त बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। उसने कहा, तुम्हारे दिल का हाल मैं समझ सकता हूँ,
क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी खुशी छलक रही है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे, लेकिन फिर मिली ने खुद को संभाला और वापस सामने झील की ओर देखने लगी। अचानक गौरव ने कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुन्नार घुमा सकता हूँ। अभी तो हमारी प्रतियोगिता में बहुत वक्त है और तुम तो हर रोज अपनी ट्रेनिंग करती ही हो, तो थोड़ा वक्त तुम घूमने के लिए भी निकाल ही सकती हो। गौरव की बात सुनकर मिली मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसने कुछ याद किया और कहा, पता नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और वैसे भी भृगु जी के हिसाब से मुझे हमेशा उनके आसपास रहना चाहिए ताकि हम पर हमला हो तो वो बचाव कर पाए। मिली, मैं भी तुम्हें बचा सकता हूँ और वादा करता हूँ कि मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। गौरव की आंखें इस वक्त काफी गंभीर थीं और वो मिली की आंखों में देख रहा था। मिली की धड़कन एकदम से काफी तेज हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। अचानक वहां कुछ आवाज आई, जिसे सुनकर मिली ने कहा, शायद हमें नीचे जाना चाहिए, बाकी सब भी वहीं हैं। वो दोनों जैसे ही नीचे पहुंचे, बाकी सब भी वहीं थे, लेकिन अचानक तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सभी की नजर बाहर वाले दरवाजे की ओर मुड़ी, जहां से एक जवान लड़का चलते हुए अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 25 से 28 के बीच की होगी और दिखने में वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह लग रहा था। उसके काले घने बाल थे जो काफी लंबे थे और उसने सर पर ऊपर की तरफ एक हाफ जूड़ा जैसी हेयर स्टाइल की हुई थी। उसके चेहरे पर भी काफी तेज था और बॉडी बाहर से देखने में ही पूरी 6 पैक वाली लग रही थी। वो लड़का पूरे टशन से चलता हुआ आया और अंदर आते ही वहां मौजूद सभी को हैरान होकर देखने लगा। उस लड़के को देखकर गौरव आगे बढ़ा और बोला, अरे वाह, हमारा शेर आ गया, यहाँ बस आपकी ही कमी थी। ये कहकर गौरव ने उस लड़के को गले से लगाया। गौरव की आंखों में उस लड़के के लिए काफी इज्जत थी और वो उसे इतनी शान से देख रहा था जैसे कि उसके सामने खड़ा हुआ वो लड़का कोई हीरो हो। असल में वो कौशल परिवार का हीरो ही तो था। उसका नाम आदित्य कौशल है और वो गौरव का बड़ा भाई है। उसने बहुत ही कम उम्र में अपने मार्शल आर्ट्स का सफर शुरू किया था और अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से उसने इस क्षेत्र में अपने और अपने परिवार के लिए बहुत नाम भी कमाया है, बल्कि वो ड्रैगन ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। उसने भी गौरव से मिलकर कहा, क्या हुआ, छुट्टी मनाने यहाँ चला आया? वैसे आजकल तू ज्यादा दिखता नहीं है और तू काफी कमजोर भी लग रहा है। गौरव ने भृगु और बाकी लोगों से नजर चुराते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। तभी मिस्टर कौशल ने आदित्य को पुकारा, जिसे सुनकर आदित्य सीधे जाकर उनके पैर छूकर उनसे गले मिला। आदित्य की इस परिवार में कितनी शान है, ये उसके छोटे भाई और उसके दादाजी के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है। मिस्टर कौशल ने आदित्य से कहा, आओ तुम्हें एक खास इंसान से मिलाता हूँ। उन्होंने फिर भृगु की ओर इशारा करके कहा, इनसे मिलो, ये गौरव के गुरुजी हैं, जिन्हें सब उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। आदित्य ने गौर किया कि भृगु डाइनिंग टेबल पर उस जगह पर बैठा हुआ था जो उनके घर के मुखिया के बराबर की जगह है। ये बात उसे खास अच्छी नहीं लगी। भृगु ने मुस्कुराकर उससे मिलते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि कौशल परिवार में भी कुछ योद्धा अभी भी मौजूद हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसने भृगु की तरफ मिलने के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन आदित्य की आंखें कुछ और ही इशारा कर रही थी। उसने कहा, आप आज पहली बार यहाँ आए हैं और आपकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं लगती है। शायद आप मुझसे भी छोटे ही होंगे, लेकिन आते ही आपने दादाजी के बराबर की जगह ले ली है। लगता है आप भी कोई बहुत खास इंसान हैं। आदित्य की आंखों में भृगु के प्रति एक बेरुखी थी जो किसी से छुपी नहीं थी, खासकर भृगु से तो बिल्कुल भी नहीं। आदित्य ने आगे कहा, हाँ मैं एक योद्धा हूँ और मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत लोगों को हराया भी है। अगर आप इतने ही खास गुरु हैं तो क्यों ना मेरे साथ भी एक एक हाथ हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। यह सुनकर गौरव और मिस्टर कौशल ने एक दूसरे को देखा। गौरव को अपने भाई की ये चुनौती सही नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हो? ये लोग हमारे यहाँ मेहमान हैं, ना कि आपसे लड़ने आए हैं। वैसे भी आप गुरुजी के ताकत से वाकिफ नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको पीछे हटने की हिदायत दूंगा, ये मत करो। आदित्य अभी भी सिर्फ भृगु को ही देख रहा था, जैसे कि उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। यह देखकर गौरव ने फिर से दोहराया, भैया आप भी ना अभी तो घर आए हो और आते ही फिर से इन्हीं सब बातों को लेकर बैठ गए हो। अरे अभी तो आपको आराम करना चाहिए, खाओ पियो और आराम करो। तभी वहां खड़े सुधाकर चाचा ने भी अपने एक आदमी से कहा, आदित्य सर के लिए जल्दी से खाना तैयार करवाओ, उनके खाने का वक्त हो चुका है। लेकिन आदित्य को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अभी भी उसी बात की ही रट लगा रखी थी। उसने दोबारा भृगु से कहा, मैं इतने दिनों से लड़ाई और युद्ध नीति में इसलिए नहीं कि वक्त आने पर खाना खाकर आराम करने जाऊं। जहां तक मुझे पता है, एक योद्धा को हमेशा हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता
किस समय किस इंसान से लड़ना पड़ जाए। अब अगर यहाँ आपने मेरे दादाजी के बराबर बैठने की कोशिश की है तो जरूर आप में भी बहुत खास बात होगी। मैं तो बस उसी खासियत को देखना चाहता हूँ। भृगु अभी भी कुछ नहीं बोला, वो भी बस एकटक आदित्य को ही देख रहा था। तभी गौरव ने अपने दादाजी से जाकर कहा, दादू भैया ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये सही नहीं होगा। मैं इतने समय से गुरुजी के साथ हूँ और उनकी ताकत को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई उनसे मजाक में भी टकराएं। आप तो भाई को जानते ही हो। मिस्टर कौशल ने अपने बड़े पोते की शक्ल देखी और फिर गौरव से कहा, मैं उसे जानता हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि उसे अपने मन की करने दो, वरना वो चैन से नहीं बैठेगा। वैसे भी इसमें हर्ज ही क्या है। अरे तुम्हारे गुरुजी ये समझते होंगे और योद्धाओं के बीच में तो चुनौतियां चलती रहती हैं, फिर तुम इतना परेशान मत हो। भृगु से कोई जवाब न पाकर आदित्य ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं? अब वहां खड़े उस बूढ़े आदमी ने कहा, भृगु मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके युद्ध कला की ज्यादा जानकारी है, तो सोच लो कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं। ये अलग तरीके से लड़ता है और तुम अलग तरीके से, तो फिर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भृगु ने अपना हाथ ऊपर किया, जिससे वहां खड़े सभी लोग एकदम शांत हो गए। उसके अचानक से हाथ उठाते ही आदित्य भी थोड़ा सख्ते में आ गया और भृगु को ध्यान से देखने लगा। भृगु ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस दर्जे का योद्धा है या किस कला में माहिर है। अगर आदित्य चाहता है कि मैं उससे आज यहाँ लड़ूं, तो मैं जरूर लड़ूंगा। यह सुनकर जानवी ने भी धीरे से भृगु से कहा, हम इनके मेहमान हैं, तो क्या ये करना सही होगा? भृगु ने उसे आंखों से इशारा करके हाँ कहा। तब जानवी ने कहा, वो नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ और तुम जानते हो कि तुम कितने खतरनाक हो सकते हो, तो जरा ध्यान रखना। आखिर ये गौरव का बड़ा भाई है। जानवी और भृगु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। भृगु के जवाब से आदित्य के दिल को ठंडक मिली और उसने भृगु को बाहर लॉन का रास्ता दिखाया। देखते ही देखते वो सभी लोग बाहर लॉन में पहुंचे, जहां सभी बहुत बेसब्री से इस लड़ाई के शुरू होने की राह देख रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने हाथ में कुछ नाश्ता लिया, जिसे देखकर हरीश ने उसे आंख दिखाई, लेकिन उसने कहा, ड्रामा में थोड़ा खाना भी होना चाहिए। हरीश ने अपना सर हिलाया और गौरव के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चलते हुए कहा, तेरे भाई को बहुत खुजली है, उसने उस्ताद को चुनौती दी है, तो अब उसे मजा तो चखना ही पड़ेगा। यह सुनकर गौरव भी थोड़ा घबरा गया। उसने अपने भाई से कहा, भैया थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गुरुजी के दांव पेच बहुत अलग और बेमिसाल होते हैं, जिनसे बचकर निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। आदित्य ने एक बार अपने भाई को देखा और फिर भृगु को घूर कर देखने लगा। क्या आदित्य भृगु की ताकत को चुनौती दे पाएगा या भृगु की ताकत के सामने घुटने टेक देगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। आदित्य बार बार अपने भाई के टोकने से अब थोड़ा चिढ़ गया था। उसने गौरव से कहा, गौरव तुम्हें अपने गुरु पर तो बहुत भरोसा है, लेकिन जरा अपने भाई पर भी भरोसा रखो। मैंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिताएं लड़ी हैं, इसलिए मेरी ताकत को इतना मामूली समझकर उसकी बेइज्जती मत करो। गौरव खामोश हो गया, लेकिन उसे फिर भी अपने भाई की चिंता थी। तभी मिस्टर कौशल ने आदित्य से कहा, बेटा तुझे लड़ना है तो इतना भी ध्यान रखना कि उस्ताद सिर्फ तेरे प्रतिद्वंदी ही नहीं बल्कि हमारे मेहमान भी हैं, इसलिए उन्हें कोई ज्यादा नुकसान न पहुंचे। हालांकि मिस्टर कौशल भृगु की ताकत से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने आज तक जो कुछ भी सुना था वो बस सुनी सुनाई बातें थी। उन्होंने भृगु को लड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने अपने पोते को लड़ाई में देखा है और इस वक्त वो अपने खून पर ही भरोसा करना चाहते हैं। तभी आदित्य ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं उतना ध्यान रखूंगा जितना मुझे रखना चाहिए। इतना कहकर आदित्य लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो गया। भृगु उसके सामने एकदम शांत खड़ा था, जैसे वो आदित्य का दांव जानता हो। तभी आदित्य ने भृगु की तरफ अपना पंच बढ़ाया, जिसे भृगु ने बहुत ही आराम से किनारे किया। आदित्य ने बिना वक्त गंवाए दूसरा हाथ भी बढ़ाया, जिससे भी भृगु बच गया। अब आदित्य ने 2 मिनट रुककर अपने दांव के बारे में सोचा, फिर उसने पूरी रफ्तार से अपने किक को उठाकर भृगु के चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे उसके और भृगु के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई हो। आदित्य के पैर हवा में भृगु के चेहरे के सामने तो थे, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसके चेहरे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आदित्य के चेहरे से उसकी ताकत का अंदाजा लग रहा था। जोर लगाते हुए आदित्य का पूरा शरीर कांपने लगा था, लेकिन फिर भी वो भृगु को छू तक नहीं पाया। आखिर थक कर आदित्य ने अपने पैर नीचे किए और हैरान होकर भृगु को देखता रहा। आदित्य ने धीरे से अपने आप में ही कहा, यह कैसे मुमकिन है? आखिर आदित्य ने फिर से कोशिश की और इस बार उसने विदेश में सीखा हुआ मार्शल आर्ट्स का दांव अपनाया। उसने दूर से पास आते हुए भृगु के शरीर पर काफी करीब से वार किया।
भृगु लगातार अपने शरीर को ढाल बनाकर आदित्य के हर वार को अपने शरीर में लगने से बचा रहा था। आखिरकार भृगु ने इस तमाशे को खत्म करने का सोचा और उसने आदित्य के पेट पर एक मुक्का मारने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे आदित्य ने रोकने की कोशिश की, पर भृगु का हाथ उसके पेट तक ना पहुंचकर उसने अपनी कोहनी से आदित्य की नाक पर वार किया। आदित्य की नाक से खून की धार बहने लगी और वो हड़बड़ाते हुए भृगु से दूर हट गया। आदित्य ने फटाफट अपनी नाक पर हाथ लगाकर खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका सर चकराने लगा था। आदित्य ने अविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बाहर जाकर भी इतने कंपटीशन में भाग लिया है, लेकिन कहीं मुझे इतने शर्मनाक हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। भृगु आगे आया और उसने आदित्य की नाक को देखा, जिससे खून बहना अब रुकने लगा था। दरअसल भृगु ने जानकर अपनी ताकत को रोक लिया था ताकि आदित्य को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसलिए उसने आदित्य से कहा, यह तो एक छोटा सा दांव पेच था, तुम इसको ज्यादा मन से मत लगाओ। मैं देख सकता हूं कि तुम भी एक काबिल योद्धा हो। तुमने बाहर जाकर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है और यह हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए खुद की क्षमता पर शक मत करना। भृगु की सादगी में छुपी उसकी असली ताकत को देखकर आदित्य ने कहा, मैंने आपको चुनौती इसलिए दी क्योंकि मैं अपनी कुशलता को परखना चाहता था और आपने मुझे दिखा दिया कि किसमें कितनी शक्ति है। आपने मुझे दिखा दिया कि गौरव किस बारे में बात कर रहा था और वो क्यों बार बार आपसे लड़ने से मना कर रहा था। फिर आदित्य ने गौरव की ओर देखकर कहा, तुम्हारे गुरु वाकई में बहुत शक्तिशाली इंसान हैं और अब तो ये बात मैं भी मान गया हूँ। तभी मिस्टर कौशल आगे आए और उन्होंने आदित्य की चोट को देखा। उन्होंने फिर भृगु से हाथ जोड़कर कहा, आदित्य की हरकत के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को दिल से नहीं लगाया होगा। दरअसल आदित्य हमेशा से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी रहा है और उसे अपनी ताकत को आजमाने का बस मौका चाहिए होता है। उसे आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने आपके साथ भी ये गुस्ताखी की, लेकिन अब वो समझ गया होगा। लेकिन फिर मिस्टर कौशल ने भृगु से मुस्कुरा कर कहा, वैसे अब आपको लड़ते हुए देख एक बात तो तय है कि आप एक बहुत काबिल योद्धा हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो आप योद्धा गुरु की लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। आपको हराना सबके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। अपनी तारीफ सुनकर भृगु ने सर हिलाकर इशारा करते हुए कहा, आपने मुझे काबिल समझा, उसके लिए शुक्रिया। रात के खाने के बाद हर कोई धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चला गया। इतने लंबे सफर के बाद हर कोई बहुत थक गया था। मिली जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो वो बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे अपने बताए कमरे की तरफ जा रहा था। कमरे में घुसते हुए उसने मिली से कहा, आज नीचे हर कोई बता रहा था कि ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, तो क्यों ना हम लोग कल से ही सब जगह घूमना शुरू करें? मिली ने पूछा, आप मेरे साथ घूमना चाहते हैं? उस बूढ़े आदमी ने ताना कसते हुए कहा, हाँ, अब कोई और नहीं है तो तुम्हारे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी वो दोनों पति पत्नी के बीच में मैं हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। गौरव तो यहाँ सब घूमा हुआ है और उस हरीश के साथ घूमने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसलिए तुम ही बची हो। मिली मुस्कुराई लेकिन फिर बोली, माफ कीजिए लेकिन मैं आपके साथ घूमने नहीं चल पाऊंगी। दरअसल मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, बल्कि भृगु जी के साथ एक मकसद से आई हूँ। वैसे भी मेरे दुश्मनों की वजह से भृगु जी ने मुझे हर वक्त उनके साथ ही रहने के लिए कहा है, तो मुझे अफसोस है कि मैं उनके बिना कहीं नहीं जा पाऊंगी। अगर आपको घूमने जाना है तो फिर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। यह बात उस बूढ़े आदमी को अच्छी नहीं लगी। उसने चिढ़कर कहा, तो तुम क्या हमेशा बस उसके पीछे पीछे घूमती रहोगी? मिली ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी और गुस्सा हो गया। उसने आखिर में कहा, ठीक है, तो तुम भृगु के चक्कर में यहाँ बैठी रहो और मैं अकेले ही चला जाता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी उसी वक्त कौशल परिवार के घर से निकलकर चला गया। वहीं दूसरे कमरे में मिस्टर कौशल अपने दोनों पोतों के साथ आराम से बैठे हुए थे। बड़े दिनों बाद उन्हें ऐसा मौका मिला है जब उनके दोनों पोते साथ में एक ही छत के नीचे मौजूद थे। मिस्टर कौशल ने गौरव से कहा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने अपने परिवार का सहारा ना लेते हुए भी अपने लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मैं अक्सर तुम्हारी सफलता को देखता हूँ और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अपने दादाजी से ये बात सुनना गौरव के लिए काफी भावुक था। वो जानता है कि उसका खानदान भी कितना नामी परिवार है, जहाँ खुद इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, लेकिन उसने फिर भी बाहर निकलकर एक अलग राह चुनी है। और ऐसे में अगर उसे परिवार का साथ मिल जाए तो उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। उसके दादाजी ने आगे कहा, मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए इतना अच्छा और काबिल गुरु चुना है। वो वाकई में बहुत महान योद्धा है। गौरव खुश होकर बोला, दादू आप खुश हैं? बस मुझे इतना ही चाहिए था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी ही परवरिश की वजह से हूँ। मैंने सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। उसके दादू ने गौरव की पीठ पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम ऐसा मानते हो तो इसे कभी मत भूलना। गौरव के माथे पर अचानक शिकन आ गई।
तभी उसके भाई ने भी कहा, हम कौशल परिवार के बेटे हैं और कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझना। गौरव को आदित्य की बात का इशारा समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। अचानक से आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज रुष्ट थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम भी एक काबिल मार्शल आर्ट्स के परिवार से ताल्लुक रखते हो, जिनका बहुत नाम है, तो तुम खुद को किसी से कम मत समझना, फिर चाहे वो तुम्हारा गुरु ही क्यों ना हो। अब गौरव पूरी बात समझा और उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम भी गुरुजी की महानता को समझ चुके हो और उनकी ताकत को मानते हो, फिर ये क्या है? क्या तुमने वहां जो कुछ भी उनसे कहा वो झूठ था? आदित्य ने साफ साफ कहा, माना कि उसका बहुत नाम है और दूर दूर तक लोग उसकी ताकत की तारीफ करते हैं, तो क्या हुआ? वो उम्र में कितना छोटा है, तो तुम उसे दादाजी के बराबर की जगह कैसे दे सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे इतना सर चढ़ाना चाहिए। तुम इस परिवार के बेटे हो और आखिरकार तुम्हें हमारे परिवार के नाम को बढ़ाने पर ध्यान देना है, ना कि अपने गुरु के नाम को। गौरव एकदम स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने हैरान होकर अपने दादाजी को देखा, लेकिन वो भी खामोश थे, जैसे किसी सोच में हो। तब आदित्य ने कहा, मैं मानता हूं कि आज तुम्हारे उस गुरु की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उसे हरा सकता हूं और मैं उसे जरूर हराऊंगा। तब तुम अपने भाई की ताकत को देखोगे। मिस्टर कौशल ने आदित्य के सामने आकर कहा, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं मानता हूं कि तुमने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और जीते भी हो। तुमने अपने लिए बहुत नाम कमाया है, लेकिन तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? आदित्य अगर उस्ताद का इतना नाम है तो उन्होंने जरूर उस नाम को कमाया होगा। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसे आगे नहीं बढ़ता है और यह तुम्हें पता होना चाहिए। आदित्य एकदम से उठकर खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, मुझे सब पता है दादाजी, लेकिन फिर भी मैं उसकी इस जीत को नहीं मानता। वो इतनी कम उम्र में इस नाम के काबिल नहीं है और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। इसलिए आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस काम को बिना पूरा किए हार नहीं मानूंगा। आदित्य कमरे से बाहर चला गया और गौरव वहां हैरान बैठा रह गया। उसे अपने भाई का जुनून समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भृगु को जानते हुए उसे चिंता भी थी कि कहीं उसका भाई कोई गलत कदम न उठा ले। मिस्टर कौशल ने उसे इशारा करके बाहर जाने के लिए कहा। उन दोनों भाई के बाहर जाते ही एक दूसरा बूढ़ा आदमी कमरे में घुसा। यह मिस्टर कौशल का खास आदमी था। उसने आते ही पूछा, सब ठीक तो है? क्योंकि आदित्य बहुत गुस्से में दिख रहा था। मिस्टर कौशल ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अभी ठीक नहीं है वो, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं उससे फिर से बात करूंगा। लेकिन तुमने उस्ताद को देखा है, तुम्हारी क्या राय है? मिस्टर कौशल अपने इस खास आदमी की बातों और सलाह को बहुत तवज्जो देते हैं। उस आदमी ने कहा, साहब वो आदमी बहुत खतरनाक और ताकतवर है। मुझे लगता है कि अगर वो इस बार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो फिर इसमें प्रथम स्थान हासिल करने की भी काबिलियत है। उसकी शक्ति बहुत साधारण नहीं है और मैंने उसके कारनामों के बारे में पता किया है। उसके इस उस्ताद के नाम के पीछे उसके किस्से हैं जिसने उसे इस काबिल बनाया है। और दूसरी बात ये कि अगर उसने ये प्रतियोगिता जीत ली तो फिर ड्रैगन ग्रुप में भी उसका सिक्का जम सकता है। मिस्टर कौशल ने पूरी बात ध्यान से सुनकर कहा, मुझे भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। वैसे भी उसके और गौरव के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और गौरव के सहारे हम भी उससे अच्छा नाता बना सकते हैं। बस मुझे आदित्य पे नजर रखनी पड़ेगी। उनके सहायक ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात अभी भी चिंता की है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिस्टर कौशल ने उस आदमी की ओर देखा तो उसने उनकी आंखों में ऐसे देखा जैसे उसे एक डर हो। साहब, आप रमन लोहिया को भूल रहे हैं, जबकि वो भूलने वाला आदमी नहीं है। इस उस्ताद की उस रमन लोहिया से जानी दुश्मनी है और कहीं इस दुश्मनी की कीमत आपके कौशल परिवार को ना चुकानी पड़ जाए। आखिर आप तो रमन लोहिया को जानते ही हैं। मिस्टर कौशल के माथे पर शिकन की गहरी लकीर थी जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं पा रहे थे। आखिर क्या था रमन लोहिया का सच जिसे सुनकर उसे जानने वाला हर आदमी इतना घबरा जाता है? जानने के लिए सुनते रहिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। मिस्टर कौशल अपने सहायक की बात की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उनके सहायक ने कहा, साहब, हम सबने देखा है कि गौरव अपने गुरु को कितना मानता है, तो ऐसे में वो हमारे साथ ही रहे हैं और हमारा नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा, इसलिए हमें काफी सावधानी बरतनी होगी। मिस्टर कौशल ध्यान से बातें सुन रहे थे। तब उनके सहायक ने आगे कहा, रमन लोहिया का नाम सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक बहुत बड़ा महागुरु है। उसने अपनी ताकत कई सालों पहले पूरी दुनिया को दिखा दी थी और अब तो आप भी जानते हैं कि उसकी ताकत किस दर्जे तक पहुंच चुकी होगी। ऐसे में उसकी दुश्मनी झेलना मौत को पैगाम देने के बराबर होगा। अब मिस्टर कौशल ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं समझता हूँ? मैं सब देख रहा हूँ।
लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इस परेशानी का सामना कैसे करूं। जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, मिस्टर कौशल के सहायक ने कहा। अगर रमन लोहिया इस बार के मुकाबले में यहाँ आए तो हमें अपनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा साहब कि वो उस्ताद का दुश्मन है, हमारा नहीं, और ना हमें उससे कोई दुश्मनी बनानी है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं होगी, बल्कि हमारी किसी भी गलती की सजा पूरे खानदान को चुकानी पड़ सकती है। गौरव अपने दादाजी के कमरे से बाहर निकलकर भृगु के कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि भृगु के कमरे की बत्ती जल रही थी, इसलिए थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने भृगु का दरवाजा खटखटाया। भृगु ने दरवाजा खोला और गौरव को सामने देखकर कहा, अरे गौरव, तुम यहाँ? कुछ काम था? गौरव ने पूछा। गुरुजी, आप सो तो नहीं गए थे? भृगु बाहर आया और बोला, अरे नहीं, हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं और जानवी बस बातें ही कर रहे थे। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल अपने भाई की बातें सुनकर गौरव का मन थोड़ा बेचैन हो गया था, इसलिए उसे बाहर जाने का मन कर रहा था। उसने कहा, दरअसल गुरुजी, यहाँ पूर्णिमा की रात को मंदिर के पास बहुत बड़ी पूजा होती है और वहाँ काफी लोग जमा होकर अलग अलग तरह की बत्तियां आसमान में उड़ाते हैं। रात में वो नजारा देखने लायक होता है और आज पूर्णिमा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि क्या आप वहाँ चलना चाहेंगे। भृगु ने कहा, रुको मैं जानवी से पूछता हूँ। भृगु जैसे ही कमरे के अंदर गया, गौरव ने उसके बगल के कमरे में जल रही लाइट की ओर देखा। यह मिली का कमरा था और गौरव को लगा कि मिली भी जाग रही है, इसलिए उसने सोचते हुए मिली का दरवाजा भी खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, जिसे देखकर गौरव वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी मिली अचानक से दरवाजे पर आई। इतनी रात को गौरव को यूं देखकर मिली चौंक गई, लेकिन उसने हंसकर पूछा, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? गौरव भी मुस्कुराया और बोला, आती तो है, लेकिन पता नहीं आज कहीं गायब हो गई है। दरअसल मैंने अभी गुरुजी से भी पूछा है कि क्या वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ के बड़े मंदिर की ओर चलेंगे। आज पूर्णिमा है और वहाँ मंदिर में आज बड़ी पूजा होती है। उसके बाद वहाँ लोग नाचते गाते हैं और फिर अलग अलग तरह की बत्तियां हवा में उड़ाते हैं। मुझे तो वहाँ जाने का मन है और मैंने सोचा कि एक बार तुम सबसे भी पूछ लूं। भृगु तभी दरवाजे पर आया और उसने मिली को भी देखा। भृगु ने गौरव से पूछा, तो तुम मिली को भी लेकर जाना चाहते हो? गौरव थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, नहीं, वो तो जाग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ। भृगु ने मिली से पूछा, तो तुम भी चलोगी? मिली ने गौरव को देखा, जो उम्मीद से उसे देख रहा था। फिर मिली ने कहा, हाँ भृगु जी, अगर आप सब जा रहे हैं तो फिर मैं भी चलती हूँ। फिर भृगु ने भी मस्ती भरे अंदाज में कहा, चलो फिर जरा हम मुन्नार की खूबसूरती को रात के अंधेरे में भी देख कर आते हैं। वैसे भी यहाँ हमारे पास काफी वक्त है, तो चलो आज से ही घूमने की शुरुआत करते हैं। गौरव ने खुश होकर कहा, आपको निराशा नहीं होगी गुरुजी, क्योंकि मुन्नार दिन के उजाले में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रात के अंधेरे में भी लगता है। चलिए आज मैं आपको मुन्नार का एक अलग हिस्सा दिखाता हूँ। गौरव, भृगु, जानवी, मिली और हरीश के साथ मंदिर के पास पहुंचा। तब तक वहां पूजा शुरू हो चुकी थी और बाहर भी कोई अलग कार्यक्रम चल रहा था। भृगु मंदिर के बाहर बैठकर ही वहां चलने वाले नाच और गाने का मजा लेने लगा। एक अलग जगह की अलग संस्कृति देखना उसके लिए काफी रोमांचक और अलग बात थी। जानवी भृगु का हाथ पकड़कर उसके बगल में ही बैठी हुई थी। उन्हीं से कुछ दूर पर मिली और गौरव भी आसपास ही बैठे थे। अचानक से कुछ लोग बाहर आए और उन सभी के हाथ में अलग अलग रंग और डिजाइन की बत्तियां थी। उन सब में अंदर आग जल रही थी और उन सब ने एक साथ अपनी बत्तियों को आसमान में छोड़ दिया। देखते ही देखते वो बत्तियां धीरे धीरे ऊपर पहुंच गईं और उनके उजाले से वो पूरी जगह चमक उठी। रात के अंधेरे में ये उजाला वाकई काफी अलग और खूबसूरत लग रहा था। मिली बहुत ध्यान से ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। अपनी दादी के साथ मिली काफी खुश रहती थी और उसकी दादी भी अलग अलग तरीकों से उसका मनोरंजन किया करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद से जैसे मिली के चेहरे की हंसी भी जा चुकी थी। पर आज कई दिनों बाद यहाँ खुले आसमान के नीचे उन बत्तियों को आजाद उड़ते हुए देखकर मिली खुश थी, बल्कि उसके होठों पर हल्की हल्की हंसी भी थी। मिली की यह मुस्कुराहट गौरव से नहीं छुपी थी। मिली को यूं हंसता देखकर गौरव भी काफी खुश था और उसने कहा, इतनी प्यारी हंसी है तो तुम्हें और हंसना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी हंसी से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि किसी और का भी मन खुश कर सकती हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अचानक गौरव ने पूछा, क्या तुम भी एक बत्ती उड़ाना चाहती हो? मिली की आंखें बड़ी हो गईं, जिसे देखकर गौरव फटाफट एक बत्ती लेकर आया और उसने मिली को बुलाकर उसे उड़ाना सिखाया। मिली उस बत्ती को लेकर वहां मंदिर के पास बने झील के पास गई। गौरव भी उसके साथ ही गया। अगर तुम चाहो तो अपने दिल की बात भी इस बत्ती के सहारे जिसे कहना चाहो उस तक पहुंचा सकती हो। मिली ने हैरान होकर पलटकर गौरव को देखा
लेकिन गौरव ने उसे आंखों से इशारा करके आगे बढ़ने के लिए कहा। मिली ने वो बत्ती जलाई और 2 कदम आगे बढ़कर झील के और पास गई। उसने आंखें बंद करके अपनी दादी को याद किया और अपने दिल की बात उनको बताते हुए उस बत्ती को हवा में ऊपर छोड़ दिया। देखते ही देखते वो बत्ती काफी ऊपर पहुंच गई और बाकी सारी बत्तियों की तरह ऊपर आसमान में तारे के जैसे टिमटिमाने लगी। मिली को लगा जैसे ऊपर से उसकी दादी उस पर मुस्कुरा रही हो। आज बड़े दिनों बाद मिली वाकई में खुश थी और दिल से मुस्कुरा रही थी। दूर बैठे जानवी और भृगु मिली को ही देख रहे थे। जानवी ने कहा, देखो आज मिली कितनी खुश लग रही है। आज उसके चेहरे की हंसी बिल्कुल ही अलग है, जिसमें कोई दुख नहीं दिख रहा है। भृगु ने भी ये बात गौर की। भृगु ने कहा, हाँ, मिली की ताकत और उसकी अंदरूनी शक्ति में भी काफी फर्क आया है। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही, बल्कि मेरी दवाई की शक्ति और उसकी अपनी ताकत मिलकर अब काफी बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि मिली की दादी ने उसे लेकर जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए मिली अब लगभग तैयार ही है। इस प्रतियोगिता में वो खुद को भी आजमा सकती है। जानवी हंस पड़ी और बोली, तुम लड़के हो, योद्धा हो, तो तुम्हें बस यही नजर आता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि मिली सिर्फ एक योद्धा ही नहीं है, बल्कि एक लड़की भी है जिसके सपने हैं, भावनाएं हैं। वो सिर्फ लड़ाई लड़कर या अपनी ट्रेनिंग से ही खुश नहीं रहती है, बल्कि वो लोगों के साथ भी खुश रहने लगी है। भृगु को समझ नहीं आया और उसने मिली की ओर देखा। तब जानवी ने कहा, देखो मिली और गौरव को, दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो दोनों शायद एक दूसरे को थोड़ा पसंद भी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? भृगु की नजर अचानक बदल गई और वो दोबारा बहुत ध्यान से मिली और गौरव दोनों को देखने लगा। दोनों वाकई में साथ में बहुत खुश दिख रहे थे और मिली लगातार किसी बात पर खुलकर हंस रही थी। लेकिन भृगु का मन जानवी की बात को पूरे तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मैंने इतने समय में उन दोनों को देखा है और मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा और बेबुनियादी सोच रही हो। जानवी को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने कहा, भृगु, मैं कुछ सोच नहीं रही, बल्कि वही कह रही हूँ जो मेरी आंखों के सामने है। मिली की खुशी उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में साफ दिख रही है। मुझे आश्चर्य है कि ये तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। सच तो यह था कि शायद भृगु भी ये बात देख पा रहा था, लेकिन उसका मन इस वक्त इस बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था। यहाँ सबके साथ ऐसे बैठकर इस पल का मजा लेते हुए भृगु भी काफी खुश था। उसके जीवन का प्यार उसके साथ था और उसे मानने वाले लोग भी उसके साथ थे, जो भृगु को प्यार करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। जब भृगु मुन्नार के लिए निकला था, तब उसने ऐसे खूबसूरत पल की उम्मीद नहीं की थी। उसके दिमाग में वैसे भी रमन लोहिया का भूत सवार है, लेकिन यह पल उन सबके लिए बहुत ही कीमती है। इस वक्त भृगु के दिमाग में फिलहाल कोई चिंता नहीं थी और वो बस यहाँ बैठे हुए काफी अच्छा महसूस कर रहा था। वो सब साथ में बातें ही कर रहे थे, तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। भृगु ने सबसे पहले वो चीख सुनी और वो तुरंत खड़ा हो गया। उसे देखकर हरीश भी झट से खड़ा हुआ और दूर पहाड़ी की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ उस्ताद, आप वहां क्यों देख रहे हैं? भृगु अभी भी सामने की पहाड़ी की ओर ही देखे जा रहा था। उसने उस तरफ चलना शुरू किया, जिसे देखकर हरीश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी गौरव भी वहां आया और उसने कहा, गुरुजी, आपने भी वो चीख सुनी? वैसे ये तो इस प्रतियोगिता की खास बात है। ये जितने भी योद्धा यहाँ आते हैं, वो सब अपने आप को दूसरे से बहुत ऊपर मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ प्रतियोगिता में ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी अपने प्रतिद्वंदी को मारने का या उस पर हमला करने का हक रखते हैं। इसलिए यहाँ अब ये रोज की बात होगी जब शहर के किसी कोने में कोई न कोई लड़ते हुए पाया जाएगा। और इनमें से काफी ड्रैगन ग्रुप के लोग भी होते हैं, जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और जानबूझकर दूसरे योद्धाओं से पंगा लेते रहते हैं। हरीश और भृगु बहुत ध्यान से उस आवाज की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने सामने से एक आदमी को भागते हुए देखा। उस आदमी के पीछे करीब 7 से 8 लोग भी भाग रहे थे, जैसे उस पहले आदमी का पीछा कर रहे हो। तभी हरीश को कुछ ध्यान आया और उसने थोड़ा आगे बढ़कर उस भागते हुए आदमी को देखा और कहा, अरे उस्ताद, ये तो वही आदमी है, ऋषि, जिससे हम मंदार पहाड़ में टकराए थे। आपने इसकी जान बचाई थी और फिर वो गांव से अचानक ही गायब हो गया था। यह सुनकर भृगु ने भी आगे आकर देखा और ऋषि को पहचान लिया। भृगु वहां चढ़ाकर ऋषि और उसके पीछे भागते हुए लोगों को देख रहा था। तब हरीश ने कहा, लेकिन ये तो अच्छा आदमी था, फिर ये लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या ऋषि की जान को कोई खतरा तो नहीं है? भृगु भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कहा, कहीं ये उसके दुश्मन तो नहीं है? वैसे भी ऋषि जैसे इंसान के दुश्मन बहुत होंगे, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? हरीश ने अब आगे बढ़कर कहा, उस्ताद, क्यों ना मैं आगे जाकर इसके बारे में और पता करूं? हो सकता है कि ऋषि को हमारी मदद की जरूरत हो।
भृगु ने उसे जाने का इशारा किया और कहा, ध्यान रहे कि जो भी बात हो वो शांति से ही निपट सकती है, मुझे ज्यादा मारधाड़ नहीं चाहिए। हरीश आगे बढ़ गया और सीधे ऋषि की तरफ भागता हुआ गया। भृगु ने देखा कि ऋषि उन आदमियों के साथ अकेले लड़ रहा था। कौन थे ये लोग और ऋषि इस जगह पर क्या कर रहा था? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड।